बाबा साहब के पहले इलेक्टोरल सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स होना चाहिए, कौन से रिफॉर्म्स होना चाहिए, इसकी जो पहले मोमेंट चली थी। फॉर एग्जांपल गोपाल बाबा वलंगेकर ने जो कोशिश की थी, अयंकाल ने जो कोशिश की थी, नमशूद्राज ने जो कोशिश की थी, उस कोशिश को भी यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया है। और ट्रांसफर ऑफ पावर के समय ये सिस्टम के आधार पर ब्रिटिशर्स ने जो व्यू रखे पूना पैक्ट और ट्रांसफर ऑफ पावर के ऊपर, इसका सुंदर एनालिसिस इस बुक्स में किया गया है। और आप जानते ही हैं कि इसका नाम ही पूना पैक्ट है, तो ऑफ कोर्स इस बुक्स में पूना पैक्ट्स का डिटेल एनालिसिस आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्रक्स बात इस बुक की ये है कि अगर ये प्रॉब्लम्स है तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन मुझे गर्व के साथ और खुशी होती है ये कहने के लिए कि ये सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन केवल अम्बेडकरिज्म है। और अम्बेडकरिज्म ही के आधार पर ही हम ट्रू डेमोक्रेसी निर्माण कर सकते हैं। इतना सुंदर एनालिसिस हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजर ने इस बुक्स में किया है। इसका थर्ड पार्ट है, अब ये इतना बड़ा हिस्टोरिकल डिबेट्स जो लिखा है, हिस्टोरिकल बुक्स जो लिखा है, ये लिखने वाले केवल नेशनल ऑर्गेनाइजर एम्बस के नहीं है। एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर है ही, लेकिन उनकी आइडेंटिटी इससे और कई ज़्यादा है। वो आइडेंटिटी को मैं स्पेसिफाई आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। साथियों, विजय मानकर जो नेशनल ऑर्गेनाइजर एम्बस के है, ये बुक्स के साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स अम्बेडकरिज्म को सक्सेस करने के लिए बनाया है। और मुझे वो नाम आप लोगों को बताते हुए ये खुशी होती है कि उसका कंपाइलर और ड्राफ्टर हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजर है। उसको हम नेशनल प्लान टू सक्सीड इन अम्बेडकरिज्म बोलते हैं। इसी के आधार पर ये भारत में अम्बेडकर राइट रेवोल्यूशन आएगी, जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मोमेंट करके डिक्लेयर किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स मानकर साहब ने लिखा है। दूसरा, जितनी भी समस्या है वो समस्या गांधी नेहरू पॉलिसी के आधार पर निर्माण हुई है। इसलिए लोगों का इमांसिपेशन अगर करना है तो हमें गांधी नेहरू पॉलिसी की जरूरत नहीं, ये कह के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पॉलिसी की जरूरत है। और ये अनाउंस करते मुझे खुशी हो रही है कि नेशनल ऑर्गेनाइजर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर प्लान ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट एंड नेशन को डिक्लेयर किया, उसको लागू किया और इमांसिपेशन के लिए वो पॉलिसी आप लोगों के आगे बनाया है। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इतने कम उम्र में वो अम्बेडकर राइट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पॉलिसी, फिलॉसफी और अम्बेडकरिज्म की लीगल अथॉरिटी बने हैं। ये जो ग्रेट इंटेलिजेंसी होती है, ग्रेट इंटेलिजेंसी के साथ साथ उन्होंने दुनिया में कैसे ग्रेट इंटेलेक्चुअल के तरफ वो बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी, बुक्स लिखी। पहला बुक्स डिनंसिएशन ऑफ पूना पैक्ट, दूसरा राइजिंग द बैकवर्ड्स, तीसरा काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है लाइफ एंड द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्रोनोलॉजी है वो। तीसरा, चौथा महत्वपूर्ण बुक्स अम्बेडकरिज्म इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड बियॉन्ड। पांचवा, मैनिफेस्टो ऑफ द जस्टिस, राइट्स, प्लानिंग एंड मूवमेंट ऑफ DT&T। और ऑफ कोर्स ये पूना पैक्ट, हिस्टोरिकल हार्म्स बाय गांधी, गांधीज्म एंड कांग्रेस एंड इंक्वायरी। साथियों, इसके साथ साथ हमारे मोमेंट का जो थॉट एंड वॉइस है, जिसको हम बहुजन विजन कहते हैं, बहुजन बुलेटिन कहते हैं,
He is the founder editor of Bahujan Vision since 2006. And I venture to say that he is the originator of Ambedkarite journalism in English. यानी देश में बाबा साहब के ऊपर, बाबा साहब के विचारधारा के ऊपर इंग्लिश जर्नल अगर कोई निकाला है तो केवल और केवल वो मार्कर साहब है, और वो इसके इंग्लिश जर्नलिज्म के ओरिजिनेटर हम इसको कहते हैं। साथ ही साथ 41वें साल में उन्होंने नेशनल लिबरेशन मूवमेंट और मूल निवासी बहुजन समाज और महिलाओं के मुक्ति का मूवमेंट चलाया, और आज भारत के करीब करीब 15 स्टेट में और एक यूनिवर्सल आइडियोलॉजी होने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर मानकर साहब ने इसकी नींव रखी। वो केवल 41 साल में इस मिशन तक पहुंच गए। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा धीमान मोहम्मद शकील पटेल साहब, तालियों से स्वागत करें साहब। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज यहाँ पहुंचकर। मुझे बताया गया कि एम्बेसी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेट में, सेंट्रल में जो कर्मचारी लोग हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है, जो हिंदुस्तान के तरक्की के बारे में, मूल निवासियों के बारे में, बहुजन लोगों के बारे में सोचता है और उसके लिए मूर्त रूप से कार्य करने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने में कितनी मेहनत लगती है। दूसरा, जब इंट्रोड्यूस करा गया, मुझे इंट्रोड्यूस करा तो बोले, पूछा गया कि भाई आपका अंबेडकर जो आंदोलन है इसके अंदर क्या योगदान है। भाई 2004 तक मैं सीए का बहुत जम के प्रैक्टिस करता था। 2004 के बाद जब सच्चर समिति की रिपोर्ट पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि अब ये जो पैसे कमाने की मशीन है ये खत्म करके, वो तो घर द्वार चलाने के लिए थोड़ा बहुत चलना चाहिए, लेकिन समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब ये मैंने सोचा तो मुझे अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान की जो आजादी है उसके अंदर वर्क करने के लिए मुझे अपने समाज की कोई किताब नजर नहीं आई। तो उस टाइम मैंने बाबा साहेब आंबेडकर को पढ़ा, और आज हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ बाबा साहेब आंबेडकर की किताबों की देन है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि हमारा समाज बाबा साहेब आंबेडकर को समझ नहीं पाया, बाबा साहेब आंबेडकर को उसने नहीं पढ़ा, नहीं तो बहुत पहले आज जो हालत हमारी हो चुकी है वो नहीं होती। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आइए, हो सकता है कि हमारे समाज ने गलती की, लेकिन कहीं आपका भी तो काम है बाबा साहेब आंबेडकर को उनके पास पहुंचाना। अच्छी बात लगी कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मानकर साहब ने खड़ा किया, और उसके बाद पुना पैक्ट पे इतनी खूबसूरत किताब, मैं जब इसका विश्लेषण पढ़ रहा तो कहां से लिख कर लाए और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक शेर है कि चमन कशी से पहले इस बात पे भी नजर डालो कि माली किस तरह करता है शाख से समर पैदा। यानी हम चमन के ऊपर जब घूमते हैं, उसके अंदर जब फूल देखते हैं, उसके अंदर जब पेड़ देखते, उसके अंदर फल देखते, तो इस बात पे भी नजर डालो कि माली जो है शाख से समर यानी फल कैसे पैदा करता है। चमन कशी से पहले इस बात पे भी नजर डालो कि माली किस तरह करता है शाख से चमन पैदा। हजारों बरस नरगिस अपने बेनुरी पे रोती, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावार पैदा। ये खुशी की बात है कि आपको मानकर सरी के लोग मिले। आज हमारे समाज का हाल है कि जेलों में जितने लोग बंद है, जेलों में जितने कैदी है, उसमें से 35% लोग आज मुस्लिम समाज के। ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात हो गई कि जो समाज आजादी के टाइम 32% चलते, 32% का सरकारी नौकरी में था, वो समाज जो आजादी के वक्त दूसरी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम थी, उसके समाज के 35% लोग आज जेलों में बंद हैं। मुझे एक सवाल बताइए, कलेक्टर का लड़का कलेक्टर बनेगा कि कोशिश करता है वो कलेक्टर बनेगा, तहसीलदार का लड़का तहसीलदार बनेगा, आज बड़े बड़े ताजिरों का लड़का ताजिरदार बनेगा, व्यापारी का लड़का व्यापारी बनेगा। फिर मुसलमानों के जो कल थे बड़े बड़े ताजिर हुए, बड़े बड़े जज हुए, उस टाइम 32% हम कलते थे, उनके लड़के आज चोर क्यों हो रहे, जेल में क्यों बंधे, क्यों? आज के राजनीतियों को ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज से 63 साल पहले बाबा साहेब आंबेडकर ने इस मर्म को समझा था, और उनने सदन पटल पर जब संविधान को रखा और उस पर कहा कि आज मैं मेरे तरफ से इस संविधान को पूरी तरह अच्छा बनाकर संविधान के पटल पर रख रहा हूं, लेकिन इस लोकशाही संविधान में, लोकशाही की जो कलते राजनीति में जो लोकशाही है,
राजनीति की जो लोकशाही है वो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नहीं आई तो जिसको इसके चटके बैठेंगे वो इसको जला के निकाल के देगा। ये बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा, क्योंकि दोष संविधान का नहीं है। संविधान तो बहुत अच्छा बना, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में हमारे राजनेता कहीं ना कहीं कमजोर पड़े हैं। 60 साल में ऐसा हुआ है। इसलिए निचले तबके का जो आदमी है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो आदिवासी हो, या कोई गलती ओबीसी समाज का आदमी, आज जेलों में जा रहा है। क्योंकि पानी के फोर्स को आप नहीं रोक सकते। अगर सीधा रास्ता अगर आप नहीं दोगे तो वो टेढ़े रास्ते से निकालेगा। मुसलमानों को आपने जगह नहीं दी, आदिवासियों को आपने जगह नहीं दी, तो उसने रास्ता तोड़कर कल अपना रास्ता बनाना शुरू। हो सकता है कानून के हिसाब से गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतियों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे समाज पे यह आरोप लगाया जाता है कि हमारा समाज यह आतंकवाद को बढ़ावा देता है। बड़े अफसोस की बात है, जिस समाज के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप एक बेगुनाह आदमी का एक कतरा खून भी बहाते हो, अगर किसी बेगुनाह आदमी का एक कतरा खून भी बहाते हो तो समझो कि पूरे इंसानियत को कत्ल कर रहे हो। जो इस्लाम ये कह सकता है वो आतंकवाद कैसा कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात है 2012-13 का जो बजट पेश हुआ उसमें खुशी की बात है कि दलित समाज को 47,000 करोड़ का बजट दिया गया। पता नहीं कितना देते बाद में, पता नहीं 25,000 करोड़ का बजट आदिवासी समाज को दिया। हम खुश है कि देना चाहिए और देना चाहिए ज्यादा, लेकिन मुस्लिम समाज जिसने 87,000 करोड़ का रेवेन्यू जमा किया उसको सिर्फ 3,500 करोड़ का कल सिर्फ बजट दिया गया। अल्पसंख्यक समाज के इस वक्त के जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री आली जनाब रहमान खान साहब, उन्होंने खुद कहा कि हमारे साथ अन्याय हो गया। जब केंद्रीय मंत्री बोल रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो गया तो फिर मुसलमान क्या बोले। और महाराष्ट्र का बजट, महाराष्ट्र में 46,938 करोड़ का बजट पेश हुआ और अल्पसंख्यक समाज को दिए गए सिर्फ 280 करोड़। और एक बात और कि आज हमारी जैसी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जो जमीनी तौर पे लोगों के लिए लड़ रही है, उन लोगों ने आपस में एकजुटता लाके, खास करके आंबेडकरवादी पार्टियों की बात मैं करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहेब आंबेडकर ने लिखा है और लिखकर चले गए, लेकिन उसको संभालने की जिम्मेदारी आज हमारी है। हम आंबेडकरवादियों की है, क्योंकि वही अगर संविधान खत्म हो गया तो हमारे को रास्ते पे चलने का भी कल टाइम नहीं देंगे ये लोग। इसलिए आंबेडकरवादी पार्टियों ने, जो आंबेडकर के विचारों से ओतप्रोत है, उन लोगों ने मिलकर, छोटे छोटे लोगों को मिलकर एक अच्छा संगठन बनाना चाहिए जिसको हम लोग भी मैं खैर एकदम करेंगे। आज हाल कैसा है हमारा, इसलिए हमें अब एक ही रास्ता दिखता है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ बोलता कि हमें एक ही रास्ता दिखता है कि वो आंबेडकरी मार्ग का था। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप फिर से अपना कल नेतृत्व का बनाकर आइए, हम आपको खैर मकदम करते। अरे आज मुसलमान कौम कोई बेईमान कौम नहीं है। एक बार स्वतंत्रता के बाद मौलाना आजाद ने लाल किले से क्या एक स्पीच दे दी। 60 साल हो गए लगातार वोट मार रहे। अगर आप हमें दिल से कबूल करोगे, हमारे मुद्दे कुछ लोगे, तो उसके लिए जरूर मुस्लिम कौम आपको साथ देने को कभी भी तैयार है। कि अब जागने का वक्त आया है, जाग जाइए। अल्लामा अशाह मौलाना अहमद रजा खान साहब ने लिखा है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी मारी है। धन्यवाद। मैं सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अगले वक्ता उनको बुलाना चाहूँगा, धीमती गोस्वामी मैडम। आज मानकर सर की पुस्तक पूना पैक्ट हिस्टोरिकल हार्म्स बाय गांधी, गांधीज़म एंड कांग्रेस का प्रकाशन होने जा रहा है, जो अत्यंत आनंद की बात है। इतिहास के कड़वे और घिनौने सच के हर पहलू को स्पष्ट करना ही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हमारा इतिहास उन चिकने चुपड़े इतिहासकारों की कलम से लिखा हुआ नहीं, बल्कि हमारा इतिहास जो बाबा साहब के कलम से निकला है, जो वो इतिहास जो दलितों के खून से लिखा है, वो इतिहास जो हजारों सालों से हमारे ऊपर हुए अमानवीय अत्याचार और उत्पीड़न की दास्तानों से भरा पड़ा है। उस इतिहास को आज के परिवेश में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम अपने इतिहास को समझते हैं, उससे सबक लेके कार्य करते हैं, और वो कार्य भी अगर सही दिशा में करते हैं,
तो हम अपने लिए वर्तमान ही नहीं सुरक्षित कर पाएंगे तो दोस्तों आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी हम सुधार पाएंगे, बना पाएंगे। आप जानते ही हैं कि इस देश की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के नाम पर हजारों सालों से दलितों ने कितनी नारकीय यातनाएं झेली हैं। हमारे इतिहास का पन्ना पन्ना दलितों के चीखों से भरा पड़ा है। ईश्वर निर्मित व्यवस्था ने इस देश के करोड़ों दलितों के सारे अधिकार छीनकर उन्हें 3 वर्णों का दास बना के रखा है। दोस्तों, एक चीज़ भारत में बहुत अच्छी है। एक चीज़, किसी भी चीज़ को अगर ईश्वर का या ईश्वर की निर्मिति का अगर नाम दे दिया जाए तो वो चीज़, उस चीज़ के लिए कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं लगेगा, कोई तर्क नहीं करेगा, कोई विवाद नहीं खड़ा करेगा, उस चीज़ को उसी रूप में स्वीकार किया जाता है। वर्ण व्यवस्था को ईश्वर की निर्मिति बताकर इस देश पर सालों से दलितों को यातना दी गई है। वर्ण व्यवस्था की पकड़ मजबूत बनाने के लिए ईश्वर का डर दिखाया गया, धर्म का डर दिखाया गया और हजारों सालों से ये वर्ण व्यवस्था उसी रूप में कायम रखने की पुरजोर कोशिश की गई। दोस्तों, कितने भी राजे महाराजे आए गए, कितने भी समाज सुधारक आए गए, लेकिन वर्ण व्यवस्था उसी रूप में बरकरार रही। बल्कि इस वर्ण व्यवस्था का रूप इतना घिनौना हो गया कि दलित को देखना मात्र पाप समझा जाने लगा। उसके सामने मटका डालकर, मटका पकड़ाकर, उसके पीछे झाड़ू बांधकर उसके स्वाभिमान को, उसके आत्मसम्मान को हर दिन रौंदा गया। आज हम उस इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन में आक्रोश उभर आता है। दोस्तों, ये इतिहास आपने भी पढ़ा होगा। ये इतिहास बताने की कोशिश फिर से इस बार इसलिए कर रही हूँ कि 100-150 साल पहले, सिर्फ 100-150 साल पहले हम लोग इतनी अभाव भरी और दर्दनाक जिंदगी जिया करते थे। इस अभाव भरी, इस यातना भरी जिंदगी से अगर किसी ने हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के मार्ग पर ला के रखा है तो वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ला के रखा है। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार जब भारत में आई थी तब उन्होंने इस देश के मालिक उस वक्त की हालत देखकर यहाँ के दलितों को साथ लिया। यहाँ के दलितों की वजह से वो इस देश पर इतना राज कर पाए। लेकिन गुलामी तो वैसे भी हम लोग अपने हिंदुओं की भी करते आ रहे थे और गुलामी हम लोग ब्रिटिशों की भी करते आए। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। शिक्षा, जिसके बारे में बाबा साहब का कहना था की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि जो हे प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। दोस्तों, शिक्षा ने हमें हमारे अंदर एक स्वाभिमान जगाया, एक अधिकार, हमारे अधिकार क्या है ये जानना सिखाया। बाबा साहब पढ़े, बहुत पढ़े, आपने देखा होगा इनकी डिग्रियां अभी यहाँ नहीं गिनाऊंगी, लेकिन जितना पढ़े आज हम देखते हैं कि हमारे बंदे जो दलित के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे बंदे अपना परिवार, अपनी महल, अपने घर इसी के इसमें बिजी रहते हैं। अगर बाबा साहब चाहते तो वो भी इसी तरह से अपने समाज से अपना पल्लू झाड़कर कहीं और चले जाकर अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने इस देश के, अपनी समाज के लिए अपना जीवन, समाज के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। दोस्तों, बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपने समाज की पीड़ा, अपने समाज की व्यथा को समय समय पर रखा और राजनीतिक संरक्षण की मांग समय समय पर करते रहें। आज हम देखते हैं संसद में हमारे लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, लेकिन ऐसी पार्टियों में बिखरे पड़े हैं जिसके मैनिफेस्टो में मूल निवासियों की समस्याओं के लिए कोई स्थान नहीं है।
इस देश के मूल निवासियों के लिए कि जो भी उन्नति के जो ये मुद्दे हो सकते हैं, उसका एक भी मुद्दा किसी के भी मैनिफेस्टो में नहीं है। हमारे सांसद सब देखते हैं, आज शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। मूल निवासियों की पहुंच से शिक्षा बाहर होती जा रही है। सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर नौकरियां कम करने का षड्यंत्र हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ना देकर मूल निवासियों को रोजी रोटी उनसे छीनी जा रही है। उच्च शिक्षा में, प्रमोशंस में आरक्षण खत्म करने का प्रयास हो रहा है। हमारे सांसद सब देखते हैं, वो जानते हैं गलत हो रहा है, लेकिन बोल नहीं पाते। ऐसे परिवेश में सिर्फ सुशिक्षित नहीं बल्कि कट्टर और सच्चे अम्बेडकराइट लोगों की आज समाज को ज़रूरत है। ऐसे अम्बेडकराइट लोग जिन्होंने बाबा साहब को मन से ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से अपने अंदर उतारा है, जो 14 अप्रैल 6 दिसंबर को बाबा साहब के फोटो पर हार फूल चढ़ाकर जय जयकार के नारे लगाकर साल भर चुप नहीं बैठता, बल्कि साल के 365 दिन बाबा साहब के विचारों पर कार्य करने के लिए कटिबद्ध रहता है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा धीमान सुरेंद्र जोंधळे सर। या कार्यक्रमाचे, या परिसंवादाचे संयोजक हे चिकित्सकपणे, अभ्यासूपणे, गांभीर्यानं दलितांच्या राजकीय प्रश्नांची, आर्थिक प्रश्नांची, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा एक समीक्षात्मक, एक चिकित्सक विश्लेषणात्मक विचार करतात, ही मला अतिशय आनंदाची गोष्ट वाटली। आजच्या दलित चळवळीचं नेमकं स्वरूप त्यांनी नोंदवलेलं आहे। बऱ्याचदा वेगवेगळ्या विचारपीठावरून बाबासाहेबांच्या विचारांचा परामर्श घेताना दलित चळवळीचा किंवा दलित राजकारणाचा मागोवा घेताना कधीही आत्मपरीक्षणात्मक मांडणी केली जात नाही, किंवा दलित राजकारणात, दलित चळवळीला किंवा बाबासाहेबांच्या विचारांना किती मोठं भवितव्य आहे त्याचीच जास्त चर्चा व्यापक पातळीने केली जाते। पण मी त्या पुस्तकांच्या मध्ये मी पाहिलं, आणि ज्याच्याबद्दल खरं म्हणजे मीही थोडं तपशिलानं बोलणार आहे, त्यांनी नोंद घेतलेली आहे। त्यांनी असं म्हटलं की आज दलित चळवळीसमोर, दलित राजकारणासमोर 3 प्रकारची अरिस्ट क्रायसिस हे समोर आहेत। एक क्राइसिस ऑफ आइडियोलॉजी, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप आणि क्राइसिस ऑफ काउंटर रिव्होल्यूशन। दलित चळवळीचा विचार गांभीर्याने करताना कुणीतरी एक विचारी कार्यकर्ता, कुणीतरी एक गंभीर कार्यकर्ता हा इतक्या तटस्थपणे, इतक्या निरपेक्षपणे आणि त्याचबरोबर दलित चळवळीच्या राजकारणाचा आस्थेवाईक विचार करताना या नेमक्या 3 क्रायसिसचा स्पष्ट उल्लेख करतो, ही मला अतिशय कौतुकाची आणि अभिनंदनीय बाब वाटते। इतकंच नव्हे तर त्यांनी स्पष्टपणे असं म्हटलेलं आहे की आजपर्यंत जे दलित चळवळीचे जे प्रश्न होते, मुद्दे होते,
दलित राजकारणाचे जे प्रश्न आणि मुद्दे होते त्याच्यामध्ये कुठेतरी कन्सेप्च्युअल कॉन्ट्रडिक्शन्स आहेत, संकल्पनात्मक आंतरविरोध, संकल्पनात्मक तफावत ही कुठेतरी आहे. आणि त्यामुळे ही तीन आरिष्ट दलित चळवळीसमोर आणि दलित राजकारणासमोर आहेत. त्यामुळे या अँबसच्या या कार्यक्रमाला आज आल्यानंतर एका चिकित्सक विचाराच्या कार्यकर्त्याची मांडणी वाचायला आणि ऐकायला मला मिळाली, म्हणून मी विजय मानकरांचं अभिनंदन करतो. माझ्या विवेचनाचं सूत्र, माझ्या विवेचनाचा विषय हा आंबेडकरी पर्यायाचं राजकारण हा आहे. पॉलिटिक्स ऑफ आंबेडकर अल्टरनेटिव्ह. आणि हे आंबेडकरी पर्यायाचं राजकारण आपल्यासमोर मांडताना माझ्यासमोर भारतातील सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळी, भारतातील राष्ट्रीय राजकारण आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील सामाजिक आर्थिक राजकारण आणि देशातील आणि महाराष्ट्रातील परिवर्तनवादी चळवळी, समतावादी चळवळी आणि दलितांच्या चळवळीची समोरची कोणकोणती आव्हानं आहेत त्याची एक मांडणी मी इथं करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. खरं तर हा आपलाशी एक संवाद आहे माझ्यासमोर, आणि कदाचित आपल्यासमोर सुद्धा काही जे प्रश्न दलित चळवळीच्या, दलित राजकारणाच्या आणि भारताच्या राजकारणाच्या संदर्भात जे निर्माण झालेले असतील किंवा झाले आहेत, तर त्याचाच एक सहप्रवासी म्हणून या मुद्द्याकडे आपलं लक्ष वेधण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. देशातील राजकारणाचा जर आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा एक महत्त्वाची गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की भारतामधला राजकर्ता वर्ग हा दोन महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाच्या रूपानं आपल्यासमोर दिसतो. एक काँग्रेस आणि दुसरा भाजप, भारतीय जनता पार्टी. हे दोन्ही राजकीय पक्ष देश पातळीवर राजकर्ता वर्ग म्हणून वावरतात. बाबासाहेबांनी त्याचा उल्लेख रुलिंग ऑलिगॅर्की असा केलेला आहे. बाबासाहेबांनी राजकारणाचा विचार करत असताना आणि विशेषतः दलितांच्या राजकारणाचा विचार करत असताना एक महत्त्वाच्या पैलूकडं, महत्त्वाच्या मुद्द्याकडं देशाचं लक्ष वेधलेलं होतं. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अस्पृश्यतेच्या चळवळीचा किंवा अस्पृश्याच्या प्रश्नाचा बद्दलचा उल्लेख, त्याचं स्वरूप सांगताना त्यांनी अतिशय महत्त्वाची, अतिशय मौलिक बाब, पैलू, मुद्दा सांगितला. आणि आज मला असं वाटतं की त्याचा विसर
गेल्या 50-60 वर्षातल्या ज्या दलित चळवळीच्या त्या दलित राजकारणाला झालेला आहे. बाबासाहेबांनी पहिल्यांदा असं सांगितलं की भारतातील अस्पृश्यांचा प्रश्न हा राजकीय प्रश्न आहे. तो धार्मिक प्रश्न नाहीये, तो सांस्कृतिक प्रश्न नाहीये. भारतातील अस्पृश्यांचा प्रश्न, भारतातील दलिताचा प्रश्न हा राजकीय प्रश्न आहे. बाबासाहेबांचं नेमकं वाक्य काय आहे हे मी वाचून दाखवतो. वी आर ऑफन रिमाइंडेड दॅट द प्रॉब्लेम ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इज अ सोशल प्रॉब्लेम and that its solution lies elsewhere than in politics. We take strong exception to this view. We hold that the problem of the depressed classes will never be solved unless they get political power in their own hands. If this is true, then the problem of the depressed classes is, I submit, eminently a political problem and must be treated as such. लंडनमध्ये गोलमेज परिषदेला पहिली जी गोलमेज परिषद झाली तिथं बाबासाहेबांनी हे सांगितलं. 1919 मध्ये जेव्हा साऊथबरो कमिशन इथं आलं तेव्हा त्याच्यासमोर निवेदन देताना हीच बाब त्यांनी महत्त्वाची सांगितली. इतकंच नव्हे तर नंतर 1948 मध्ये सुद्धा त्यांनी याच मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला. व्हॉट आय वॉन्ट इज पॉवर, पॉलिटिकल पॉवर फॉर माय पीपल, फॉर इफ वी हॅव पॉवर वी हॅव सोशल स्टेटस. मला सांगायचं असं आहे की बाबासाहेबांनी दलितांच्या राजकारणाच्या, दलिताच्या चळवळीचा जो विचार जो केला तो एक राजकीय प्रश्न म्हणून, एक राजकीय सत्ता आत्मसात करण्याचा मुद्दा म्हणून तो विचार केला, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि हे लक्षात घेताना मग आपण, मी ज्याचा आता उल्लेख केला की भारतातल्या राजकर्त्या वर्गाचं धोरण, स्ट्रॅटेजी ही काय राहिलेली आहे. एक गोष्ट मला आधीच स्पष्ट करायला हवी होती, त्याचा उल्लेख करतो आणि नंतर पुन्हा मी माझ्या मुद्द्यापाशी येतो. मी दलित चळवळ आणि दलित राजकारण याच्यामध्ये फरक करतो. जरी या दलित चळवळ आणि दलित राजकारणामधल्या सीमारेषा ह्या जरी संदिग्ध आणि अस्पष्ट असल्या तरी त्याच्यामधला फरक करणं मला महत्त्वाचं वाटतं. जेव्हा मी दलितांची चळवळ असं जेव्हा म्हणतो तेव्हा मला खैरलाजीच्या निमित्तानं झालेला उठाव महत्त्वाचा वाटतो, किंवा नामांतराची चळवळ महत्त्वाची वाटते, किंवा दलित अत्याचारांचा ज्या चळवळी विरोधात ज्या चळवळी झाल्यात त्या चळवळींचा मी उल्लेख करतो. नामांतराच्या प्रश्नाचा मी त्याच्यामध्ये अंतर्भाव करतो. आणि दलित राजकारण जेव्हा मी म्हणतो तेव्हा दलितांच्या संघटनांचं, संसदीय निवडणुकांचं राजकारण असा मला अर्थ अभिप्रेत आहे. मला हे माहीत आहे की यामध्ये, या दोनमध्ये फारसा फरक कधी करता येऊ शकत नाही. पण माझ्या विवेचनाच्या सोयीसाठी एक जो मुद्दा आहे की एक जे धोरण जे राहिलेलं या राजकर्त्या वर्गाचं ते राहिलेलं आहे पॉलिटिक्स ऑफ अकोमोडेशन. या देशातल्या राजकर्त्या वर्गानं जे दलितांचं पक्षीय राजकारण उभं राहिलं, संघटनात्मक राजकारण उभं राहिलं, त्या राजकारणाला अकोमोडेट करण्याचा प्रयत्न केला, आपल्यामध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यासाठी जो मार्ग वापरला तो राखीव जागांचा वापरला, राजकीय आरक्षणाचा वापरला. आणि त्या धोरणाला मी पॉलिटिक्स ऑफ अकोमोडेशन असं म्हणतो. या राजकर्त्या वर्गापैकी एका राजकर्त्या वर्गानं म्हणजे भाजपनं जे दुसरं धोरण आखलं त्याला मी पॉलिटिक्स ऑफ ॲसिम्युलेशन ऑर ॲब्सॉर्प्शन असं म्हणतो. एक 10-15 वर्षापूर्वी तुम्हाला माहीत असेल, आपल्याला माहीत असेल
की इथे एक सामाजिक समरसता चळवळ उभी राहिली आणि या सामाजिक समरसतेच्या चळवळीच्या मार्फत हेडगेवार आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचं एकात्मिकरण, वैचारिक एकात्मिक करण्याचा अघोरी प्रयत्न झालेला होता. त्या कृतीला, त्या राजकारणाला मी पॉलिटिक्स ऑफ ॲब्सॉर्प्शन किंवा पॉलिटिक्स ऑफ ॲसिमिलेशन असं म्हणतो. कारण ते करत असताना आंबेडकरी चळवळीचा पर्याय इथल्या जातीयवादी आणि धर्मांध शक्तीच्या विरोधामध्ये उभा राहू नये असं धोरण, अशी नीती त्या राजकारणामागे होती. म्हणून हेडगेवार आणि आंबेडकर किंवा बाबासाहेबांच्या विचारांचं, क्रांतिकारक विचारांचं अपहरण करण्याचा प्रयत्न इथल्या हिंदुत्ववादी राजकीय परिवाराने केलेला होता. याकडे आपल्याला लक्ष माझं वेधायचं आहे. जो दुसरा प्रश्न, महत्त्वाचा प्रश्न जो निर्माण झाला तो राजकीय अस्मितेचा. म्हणजे दलितांचं राजकारण किंवा दलितांची चळवळ ही कोणत्या निकषावर करायची? दलितांचं संघटन, दलितांचं राजकारण, दलितांचं अर्थकारण, दलितांचं समाजकारण हे वर्गीय पातळीवर करायचं, वर्गीय पायावर करायचं, की जातीचं अधिष्ठान किंवा जातीचा पाया, जात हा पाया म्हणून ते राजकारण किंवा संघटन करायचं? हा असा एक राजकीय अस्मितेचा मुद्दा, राजकीय अस्मितेचा प्रश्न या दलित चळवळीला घ्यावा लागला. तिसरा प्रश्न महाराष्ट्रातल्या आणि भारतातल्या दलित चळवळीसमोर राहिला तो म्हणजे प्रॉब्लेम ऑफ कल्चरल पॉलिटिक्स, सांस्कृतिक राजकारणाचा प्रश्न. बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला, पण हा धम्म स्वीकार एका जातीपुरता सीमित राहिला आणि बाबासाहेबांची जी घोषणा होती, बाबासाहेबांची जी प्रतिज्ञा होती की मी भारत बौद्धमय करीन, त्याचा अनुभव आपण जर गेल्या 40-50 वर्षातला जर पाहिला तर आपल्याला असं लक्षात येतं की दलित चळवळीसमोर राजकीय संघटन करताना, सामाजिक संघटन करत असताना, सांस्कृतिक संघटन करत असताना इतर मागासवर्गीय जातींनी किंवा इतरांनी अजूनही बौद्ध धम्माचा स्वीकार केलेला नाही. बौद्ध धम्माचा स्वीकार करावा का न करावा याच्याबद्दलचा वाद, याच्याबद्दलची चर्चा दलित चळवळीमध्ये, बौद्ध सांस्कृतिक चळवळीमध्ये ही सातत्यानं होत असते. आणि तो सुद्धा एक अडसर, एक प्रश्न, एक मुद्दा भारतातल्या आणि महाराष्ट्राच्या दलित राजकारणासमोर, दलित चळवळीसमोर एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून आहे. आणि म्हणून त्याला प्रॉब्लेम ऑफ कल्चरल पॉलिटिक्स, सांस्कृतिक राजकारणाचा प्रश्न, याला भारतातल्या दलित चळवळीला सामोरं जावं लागलेलं आहे. पण आज आपण ज्या विषयावर चर्चा करत आहोत आणि हा विषय पुणे करारातील काही महत्त्वाच्या तरतुदीबद्दल आणि त्या निमित्तानं उभं राहिलेलं आंबेडकरी राजकारण, त्या निमित्तानं उभं राहिलेलं दलितांचं राजकारण, याचा प्रवास कसा झाला आतापर्यंत, आणि आज आपण जेव्हा मागोवा घेतो या राजकीय प्रवासाचा, या राजकीय अनुभवाचा जेव्हा आपण वेध घेतो तेव्हा आपल्याला काय दिसतं? आज चित्र असं आहे, राजकीय चित्र असं आहे की दलितांच्या संसदीय राजकारणाचं सीमंतीकरण झालेलं आहे, मार्जिनलायझेशन झालेलं आहे. म्हणजे आज मुद्दा असा आहे की एक संसदीय लोकशाहीचं राजकीय प्रारूप आपण गेल्या 60-65 वर्षापासून बाबासाहेबांच्या राज्यघटनेच्या अनुषंगानं आपण व्यवहारामध्ये आणत आहोत. आणि गेल्या 50-60 वर्षामध्ये, 65 वर्षामध्ये
भारतीय राजकारण ज्या पद्धतीनं घडलं गेलं त्या राजकारणामध्ये दलितांचं राजकारण हे कुठं राहिलं, त्याचं काय झालं, याचा गांभीर्यानं विरोध केला, गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. आणि मग आपल्याला असं दिसतं, मी ज्याचा उल्लेख केला, की दलित संसदीय राजकारणाचं श्रीमंतीकरण, मार्जिनायझेशन झालेलं आहे. आणि हे श्रीमंतीकरण, मार्जिनायझेशन म्हणजे आज आपल्यासमोर प्रश्न असा आहे की दलितांची राजकीय चळवळ संपली असं म्हणण्याचं धाडस आपण करायचं का? कारण आणि हे करायचं असेल तर आजचं दलितांच्या राजकीय चळवळीचं राजकीय वास्तव काय आहे? आजपर्यंत ज्या 11-12 निवडणुका झाल्या असतील विधानसभेच्या किंवा लोकसभेच्या, त्या निवडणुकांमध्ये दलित राजकीय प्रतिनिधित्व हे कसं प्रतिबिंबित झालं, कुठं दिसलं, कसं दिसलं, त्याचं चित्र काय आहे, हे जर आपण पाहिलं तर अतिशय नैराश्य यावं, अतिशय निराश वाटावं, अतिशय अपराधी वाटावं असं राजकीय वास्तव आहे. आणि ही आता जी मी माहिती आपल्याला सांगणार आहे, त्या ही माहिती सांगण्याचं, हे राजकीय वास्तव जे दलित संसदीय राजकारणाचं जे राजकीय वास्तव सांगण्याचा मी प्रयत्न करणार आता आहे, ते सांगण्याचा हेतू माझा असा आहे की कोणत्याही दलित राजकीय पक्षाची चेष्टा करणं किंवा त्यांचं अवमूल्यन करणं हा हेतू माझा नाही. माझी जर मांडणी ही आंबेडकरी राजकारणाचा एक पर्याय म्हणून मांडणी करायची असेल, गेल्या 65 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीनं इथं संसदीय लोकशाहीच्या नावाखाली भांडवली लोकशाहीचा जो राजकीय व्यवहार झाला आणि दलितांचं राजकारण हे परिघावर फेकल्या गेलं, तेव्हा आंबेडकरी राजकीय पर्याय काय असू शकतो, काय असायला हवा, याची जर मांडणी करायची असेल तर आजचं दलिताच्या राजकीय अनुभवाचं वास्तव आपण समजून घेतलं पाहिजे. आज आपण जर या राजकीय वास्तवाचा जर विचार केला नाही तर आपल्यासमोर दलितांच्या राजकारणाचं एक चिरफाडलेलं राजकीय वास्तव आपल्याला दिसून येईल. आणि एक गोष्ट पुन्हा लक्षात घेतली पाहिजे की एक वेगळा प्रकारचा अभ्यास जिथं जिथं राजकीय आरक्षण आहे किंवा राखीव मतदारसंघ जे आहेत लोकसभेचे, त्याचा अभ्यास एक झालेला आहे. दिल्लीच्या CSDS या संस्थेनं जी काही आकडेवारी गोळा केली, त्या आकडेवारीच्या साह्यानं 2 जपानी संशोधकांनी एक महत्त्वाचे निष्कर्ष मांडलेले आहेत. त्याच्यापैकी एक महत्त्वाचा निष्कर्ष असा आहे, SC voters are significantly more likely to vote when they reside in the SC constituencies. जे आरक्षित मतदारसंघ आहेत अनुसूचित जातीसाठी, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जातींच्या मतदारांचं मतदान होतं. त्याच्यामध्ये जास्त ते सहभागी होतात मतदानामध्ये. पण त्याचबरोबर दुसरे एक महत्त्वाचं आहे, ते स्वाभाविक आहे, पण दुसरे एक महत्त्वाचं त्यांनी एक वास्तव मांडलं. त्यांनी असं सांगितलं की द non-SC वोटर्स आर स्लाइटली लेस लायकली टू वोट इन SC कॉन्स्टिट्युन्सीज दॅन दे डू इन द non-SC कॉन्स्टिट्युन्सीज. म्हणजे जे मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत त्या ठिकाणी बिगर अनुसूचित जातीचे मतदार हे कमी प्रमाणामध्ये, खूप म्हणजे त्याचा खरं म्हणजे त्यांनी असं म्हटलंय की तो फरक काही फार गंभीर नाही आहे, पण ते कमी मतदान करतात. म्हणजे आपल्याला असं दिसून येतं की अनुसूचित जातीसाठी जे राखीव राजकीय दृष्ट्या आरक्षित जे मतदारसंघ आहे तिथं प्रामुख्यानं अनुसूचित जातीचेच मतदार हे जास्त मतदान करतात. आणि मी आधीची आकडेवारी जी सांगितली त्याच्यामुळे आपल्याला असं लक्षात येईल की हे मतदान या अनुसूचित जातींच्या
लोकांचं मतदान, मतदारांचं मतदान हे दलितांच्या राजकीय पक्षाला होत नाही, असं एक जळजळीत वास्तव आपल्यासमोर येतं. आणि मग पण महत्वाचा प्रश्न मग कोणता आहे आज समोर? मग आजचं जे वास्तव जे आहे, राजकीय वास्तव जे आहे, हे वास्तव आपण कसं समजून घेणार आहोत? ते स्वरूप कोणतं, त्याचं स्वरूप कोणतं आहे याचं? आपण लोकशाहीची व्याख्या करतो, लोकशाहीचं बद्दल आपण विचार करत असतो. हा लोकशाहीचा विचार करत असताना हा लोकशाहीचा विचार आपण केवळ एक राजकीय व्यवहार म्हणून तो करत नाही, ते एक राजकीय मूल्य म्हणून सुद्धा करतो. आणि बाबासाहेबांनी तर स्पष्टपणे सांगितलेलं होतं की आपण राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर एक मत, वन मॅन वन वोट, हे तर आपण या लोकशाहीचं एक निकष म्हणून आपण स्वीकारलेलंच आहे. पण महत्वाचं काय, मौलिक काय आहे लोकशाहीचा एक राजकीय व्यवहार म्हणून? तर एक माणूस एक मूल्य, म्हणजे एक माणूस एक व्यक्ती एक मत, याचं रूपांतर एक व्यक्ती आणि एक मूल्य जेव्हा होईल तेव्हा भारतातल्या लोकशाहीला खरा जनताधिष्ठित आशय मिळेल. बाबासाहेब असं म्हणतात, इट रिक्वायर्स मोर दॅन पॉलिटिकल अरेंजमेंट, इट नीड्स टू गो बियॉन्ड द पॉलिटिकल अरेंजमेंट. राजकीय व्यवस्थेच्या पलीकडं राजकीय जी आजची जी सत्ता रचनेची मांडणी आहे त्याच्या पलीकडे जाऊन दलितांच्या मुक्तीचा विचार आपण केला पाहिजे. आणि हा मुक्तीचा विचार करण्याची आज अतिशय गरज आहे. ही गरज जेव्हा निर्माण झालेली आहे त्यासाठी विजय मानकरांसारखे प्रामाणिक कार्यकर्ते, गंभीर कार्यकर्ते, अभ्यासू कार्यकर्ते प्रयत्न करतात. त्याच्याबद्दल मला अतिशय आदर वाटतो, त्याचं अभिनंदन वाटतो. आपण माझे शांतपणे विचार ऐकून घेतले त्याबद्दल आपले आभार मानतो. हम जानते हैं कि 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर पर गांधी और जातिवादी हिंदुओं के प्रताड़ना के वजह से पूना पैक्ट थोपा गया और 8 दशक जो है 2012 में पूना पैक्ट के पूरे हुए. इन 8 दशकों में पूना पैक्ट की वजह से क्या लॉसेस हुए और पूना पैक्ट में जिस चीज़ की नींव रखी गई उस चीज़ के वजह से भारत की चुनावी व्यवस्था को, जिसको इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाता है, उस इलेक्टोरल सिस्टम को 8 दशकों में कैसा अप्रातिनिधिक बनाया गया, वो किस किस मेथड से बनाया गया और उसको बाबा साहब अम्बेडकर की जो डेमोक्रेसी की संकल्पनाएं थी, जो 8 डेमोक्रेसी की संकल्पनाएं बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, वो संकल्पनाओं से हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओवरऑल अम्बेडकरिज्म से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे 3 बातों पर जो है मैं अपना डिटेल यहाँ पर बोलूँगा. मुझे खुशी है कि आज वंदनीय भिक्खू संघ यहाँ पर है. हमारे मुस्लिम भाई बहुत बड़े पैमाने पर हैं. महाराष्ट्र के अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कोने कोने से इंक्लूडिंग बॉम्बे, मराठवाड़ा, अकोला, अमरावती, गढ़चिरौली, तमाम जगहों से जो है लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर मौजूद. मैं समझता हूँ कि मेरा जो पूरा गाइडेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा. एक, क्योंकि पूना पैक्ट का संदर्भ है इसलिए पूना पैक्ट से संबंधित कुछ विशेष बातों को मैं बोलना चाहूँगा. दूसरा, पूना पैक्ट के बाद और आज भारत के अंदर जो चुनावी व्यवस्था बनाई गई है, जो दुनिया में और कहीं नहीं है, और उसके बावजूद जो दुनिया की सबसे बड़ी अप्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था है, उसके बावजूद कांग्रेस बीजेपी को इलेक्शन जीतने में दिक्कत हो रही है. 3 बातों में इसको डिवाइड करके बोलूंगा मैं आज.
एक पूना पैक्ट से संदर्भ में कुछ हिस्टोरिकल बात मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि पूना पैक्ट के ऊपर इतना डिटेल रिसर्च देश में किसी ने नहीं किया। आज मैं बड़े गौरव से कह सकता हूं इस बात को, लेकिन पूना पैक्ट की कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं जो पूरे देश को पूना पैक्ट की वजह से लॉस हुआ, केवल दलित्स को नहीं हुआ। तो पूना पैक्ट की वजह से जो पूरे देश को लॉस हुआ उसके ऊपर मैं जरूर डिटेल में बोलूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने पूना पैक्ट को बदलने के लिए स्वतंत्र मतदार संघ को पुनः प्राप्त करने के लिए, जॉइंट इलेक्टोरेट्स को समाप्त करने के लिए, पूना पैक्ट को रेफ्यूट करने के लिए कोशिशें 1949 तक कैसी की, उसके डिटेल एविडेंसेस मैं आपको दूंगा। दूसरा पार्ट में भारत की चुनावी व्यवस्था जो पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, इसका डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा, और तीसरा अंबेडकरिज्म का सॉल्यूशन बताऊंगा। ऐसे 3 पार्ट में मैं आज अपने स्पीच को डिवाइड करूंगा। और आज हमारे मुस्लिम भाई जो है, यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पूना पैक्ट का विषय मैं समझता हूं कि जिस तरह दलितों के लिए इंपॉर्टेंट है उस तरह मुस्लिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ है। क्यों ऐतिहासिक संदर्भ है? क्योंकि पहले बार मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया की नई थ्योरी रखी कि भारत का विभाजन ये मुस्लिम लीग ने नहीं किया, भारत का विभाजन ये ब्राह्मणिज्म ने किया, और भारत का विभाजन अगर पूना पैक्ट नहीं होता तो भारत का विभाजन नहीं होता। ये थ्योरी रखने वाला पहला व्यक्ति विजय मानकर है इंडिया के अंदर। दैट इज अ न्यू थ्योरी ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो कैसे, उसके ऊपर मैं डिटेल में बोलूंगा। पर महत्वपूर्ण बात को समझिए कि 81 सीटें और डबल वोट, 81 सीटें सेपरेट इलेक्टोरेट में विद डबल वोट, यह मैकडोनल्ड अवार्ड में बाबा साहब अंबेडकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बड़ी क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद जो फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर गए, और बाबा साहब अंबेडकर ने वहां जो संवैधानिक आर्ग्यूमेंट किया, जो सामाजिक सांस्कृतिक जो आर्ग्यूमेंट किया, जो राजनीतिक आर्ग्यूमेंट किया, उसकी वजह से मैकडोनल्ड अवार्ड में 17 अगस्त 1932 को इस देश के दलित्स को, डिप्रेस क्लासेस को 81 जॉइंट इलेक्टोरेट्स की सीट्स मिली डबल वोट के साथ। क्या डबल वोट था? क्या सेपरेट इलेक्टोरेट्स से? सेपरेट इलेक्टोरेट्स वो कि केवल कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर रिजर्व्ड है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए तो वहां शेड्यूल्ड कास्ट का कैंडिडेट खड़ा होगा और शेड्यूल्ड कास्ट के वोटर्स ही उसे वोट करेंगे। लेकिन जनरल इलेक्टोरेट में शेड्यूल्ड कास्ट के पास दूसरा वोट था, जो वो जनरल इलेक्टोरेट के अंदर किसी भी कैंडिडेट को डिसाइड कर सकते थे कि वहां किसको वोट देना है। बेसिकली इस तरह का ये अरेंजमेंट था जिसमें 2 वोट और सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो मैकडोनल्ड अवार्ड में 1932 को 17 अगस्त को मिले। हम लोग सब जानते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी आयरविन पैक्ट करने के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। गांधी जी पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने गांधी आयरविन पैक्ट किया। भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को फांसी हुई, और जब गांधी जी लाहौर जा रहे थे तो नवजीवन सभा जो थी, जो भगत सिंह की, उनके कैडर्स ने, उनके एक्टिविस्ट ने गांधी जी को ब्लैक फ्लैग दिखाया था और स्लोगन लगे थे कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ भगत सिंह, ही इज गांधी, ही इज गांधी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जो गांधी आयरविन पैक्ट किया और गांधी जी गोलमेज परिषद में गए। अब गांधी जी गोलमेज परिषद में जाके क्या कमाल किया गांधी जी ने, अभी आप मजे की बात देखिए।
गोलमेज परिषद बनी थी कि भारत के अंदर किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट किया जाए, डोमिनेंट स्टेटस के साथ साथ किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट किया जाए जिसमें प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी हो, उसका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर्स कैसे हो, उसका सेपरेशन कैसा हो, और इसके साथ साथ विभिन्न जो माइनॉरिटीज है उनके लिए किस तरह के सेफगार्ड्स हो। ये बेसिक बातें जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस हो रही थी। अगर आप अभी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के रिकॉर्ड अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात ध्यान में आएगी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर गांधी जी ने भारत के संविधान के ऊपर भारत का लेजिस्लेचर कैसे होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव कैसा होना चाहिए, जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, प्रोविंसेस और सेंटर के बीच में क्या पावर्स होने चाहिए, भारत के अंदर जो 560 राज्य है, जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स जो थे, उनके रिलेशन कैसे होने चाहिए, और साथ में माइनॉरिटीज के क्या राइट होने चाहिए, इनके ऊपर गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर एक भी ऐसा व्यू नहीं दिया जिस व्यू के आधार पर देश के अंदर किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो, यह डिसाइड हो सके। तो गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर क्या किया? एक ही काम किया। क्या काम किया? एक ही काम किया। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को अगर हम देखते हैं तो उसको देख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच बहुत बड़ा डिबेट हुआ, बहुत बड़ा डिबेट हुआ है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने एक ही स्टैंड लिया। क्या स्टैंड लिया? कि मैं जो डिप्रेस क्लासेस है, वो डिप्रेस क्लासेस के किसी भी तरह के जो सेफगार्ड्स है, जो राइट्स है, वो जो है मैं उसके खिलाफ हूं, क्योंकि डिप्रेस क्लासेस जो है, अनटचेबल्स जो है, वो हिंदू सोसाइटी का पार्ट है। और इसलिए ये हिंदू सोसाइटी का आउटलुक है कि किस तरह का सेफगार्ड हम लोगों को जो है वो डिप्रेस क्लासेस को देना चाहिए, अनटचेबल्स को देना चाहिए। इन ब्रीफ जो है गांधी जी का 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि अस्पृश्य को और बाकी माइनॉरिटीज को जो राइट्स मिलने वाले थे, वो राइट्स को किस तरह ना मिल सके, ये एक ही बात के ऊपर गांधी जी ने जो है वो वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आर्ग्यूमेंट किया। लेकिन गांधी जी ये भूल गए थे, क्योंकि गांधी जी जब बाबा साहब अम्बेडकर को मिले थे तो गांधी जी ने ऐसा व्यू बना लिया था कि शायद ये डॉक्टर अम्बेडकर रिफॉर्मेटिव ब्राह्मण है। गांधी जी को यह मिसकंसेप्ट था कि डॉक्टर अम्बेडकर रिफॉर्मेटिव ब्राह्मण है, क्योंकि पुणे के बहुत सारे ब्राह्मण उस समय में परिवर्तनवादी या समाजवादी ब्राह्मण थे, तो गांधी जी को ऐसा लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर भी परिवर्तनवादी ब्राह्मण है। लेकिन बाबा साहब को यह मालूम नहीं था कि इंडियन हिस्ट्री में जो नागवंशियों ने इस देश की हिस्ट्री को बनाया, सभ्यता को बनाया, उनके कल्चर से, उनके सोसाइटी से एक ऐसा ग्रेट लीडर पैदा हो गया है देश में और दुनिया में कि जिसके आगे मैं टिक नहीं सकता। ये गांधी जी को जो फेस करना पड़ा, वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फेस करना पड़ा। गांधी जी ने जब ये देखा कि माइनॉरिटी सेटलमेंट हो रहा है, माइनॉरिटीज को सेफगार्ड मिलेंगे, तो गांधी जी ने मुस्लिम्स के साथ में पैक्ट करने की कोशिश की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उस समय आगा खान मुस्लिम लीग के लीडर हुआ करते थे, जिन्ना भी वहां पर थे। जिन्ना के विषय में एक हिस्ट्री में बताना चाहूंगा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन्ना ने जो आर्ग्यूमेंट देखे, गांधी जी जिस तरह के आर्ग्यूमेंट किए माइनॉरिटी के खिलाफ, उससे जिन्ना को ऐसा लगा कि देश में, भारत के अंदर मुसलमानों के अधिकारों का कुछ नहीं हो सकता, और उससे फ्रस्ट्रेट होकर जिन्ना भारत छोड़ के लंदन में रहने गए। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जिन्ना
भारत छोड़ के लंदन में रहने गए। ये बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं, इसके पीछे भी गांधी जी के जो आर्ग्यूमेंट्स है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर में, वो रिस्पॉन्सिबल है। जब माइनॉरिटी सेफगार्ड जो है वो गारंटीड होते हुए गांधी जी को जब नजर आए, तब गांधी जी ने मुस्लिम्स के साथ में पैक्ट करने की कोशिश की। क्या कोशिश थी गांधी जी की? गांधी जी कुरान लेकर आगा खान के पास गए और कुरान लेकर गांधी जी ने कहा कि मैं इसकी कसम खाता हूं, आप भी इसकी कसम खाओ, आप अस्पृश्यों के जो अधिकार है उसको जो है वो छोड़ दो, उसकी बात मत करो, मैं मुसलमानों के 14 पॉइंट देने के लिए तैयार हूं। आप देखिए गांधी जी जो है, सॉरी टू से, मैं इसको कभी महात्मा नहीं कहता ये आदमी को, और उसमें मेरी गलती नहीं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1955 में बीबीसी लंदन को जो इंटरव्यू दी उसमें कहा कि आई रिफ्यूज टू कॉल गांधी ए महात्मा, ही वॉज नॉट ए महात्मा इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉरालिटी। उसका ओरिजिनल टेप यहाँ पर ये जो है ना बीबीसी लंदन का, ये मेश्राम जी बैठे हैं साउंड वाले, उनके पास ओरिजिनल रिकॉर्ड है और राइटिंग एंड स्पीचेस में पब्लिश हो गए। मैं गांधी जी को महात्मा नहीं कहता। दुनिया में बाकी लोगों के पास सत्ता संपत्ति हो सकती है और कुछ चीज हो सकती है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी विचारधारा ये केवल हमारे पास है और वो अम्बेडकरवाद है। और उस विचारधारा के हम धनी हैं, इसलिए जो है हम विचार किसी से उधार में नहीं लेते। हाँ, कहीं कोई अच्छी बात होगी उसको समझ के अप्रिशिएट जरूर कर सकते हैं। हम कोई फंडामेंटलिस्ट लोग नहीं है। वी आर विथ एन ओपन माइंड बट नॉट विथ अ क्लोज माइंड एंड एम्प्टी माइंड। आगा खान को गांधी जी ने कहा कि आप जो डिप्रेस क्लासेस है, डॉक्टर अंबेडकर का साथ आप छोड़ दो, उनके अधिकारों को आप छोड़ दो, हम आपको 14 पॉइंट्स जो है मुस्लिम लीग के, जो मुस्लिम्स की डिमांड है वो देने के लिए तैयार है। और मुझे खुशी आज यहाँ मुस्लिम भाई मौजूद है, इसलिए मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि आगा खान ने गांधी जी को क्या आंसर दिया। आगा खान ने गांधी जी को आंसर दिया, गांधी जी अगर हमारे अंदर सच्चाई होगी हमारे डिमांड्स में, और अगर हमारा ईमान साफ होगा और हमारे अंदर अगर ताकत होगी, तो हम अपने बलबूते पे 14 पॉइंट मिला लेंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को कभी हम धोखा नहीं देंगे। ये हिस्ट्री है। दलित मुस्लिम अलायंस किस तरह था बिफोर पार्टीशन, इसका हिस्ट्री है। फिर पार्टीशन क्यों हुआ और पार्टीशन के बाद क्या हुआ, इसको भी समझने की जरूरत है, उसके ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन 81 जॉइंट इलेक्टरेट्स विथ डबल वोट मिला। गांधी जी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फेल हो गए, वहां उन्होंने सैद्धांतिक रूप से एग्री किया, लेकिन भारत में आकर जो है वो पलटी खा गए। गांधी जी ने अनमरण उपोषण करना स्टार्ट कर दीजिए, डिक्लेयर किया कि अगर देश के अस्पृश्यों को अगर सेपरेट इलेक्टरेट मिलने हैं तो केवल मेरी डेथ के ऊपर मिलेंगे। 20 सितंबर को गांधी जी ने फास्ट चालू किया 1932 में, आपको मालूम है ये बात, उसके हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको, जानबूझ के बता रहा हूं कि जो व्यक्ति 21 दिन तक फास्ट करता है, तीसरे दिन उस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ जाती है। अब मैं साइकोलॉजी को रीड कर रहा हूं, यहां माइंड को रीड कर रहा हूं। क्यों माइंड को रीड कर रहा हूं? 21 दिन तक जो व्यक्ति बिना कोई प्रॉब्लम के फास्ट सक्सेसफुली कर सकता है, उस व्यक्ति की, उस सो कॉल्ड महात्मा की तीसरे दिन तबीयत बिगड़ती है। किस लिए बिगड़ती है? क्योंकि गांधी जी को पता चल जाता है कि यार मैंने फास्ट तो कर दिया, लेकिन मेरे बचने की गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि जो आदमी मेरे आगे खड़ा है, मैं तो केवल ड्रामा के लिए जो है वो फास्ट कर रहा हूं, लेकिन वो अपने समाज के अधिकारों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। यह बात गांधी जी को पता हो गई, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे समाज के अधिकार जो है मैं छोड़ नहीं सकता। अगर चाहे तो आप मुझे इसी पोल के ऊपर में फांसी दे दो, लेकिन अपने समाज के अधिकार मैं छोड़ नहीं सकता। यह बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। गांधी जी को यह पता चल गया। जब गांधी जी को यह पता चला, उनकी जो है वो तबीयत बिगड़ी, और इस 2-3 दिन के बीच में जो ड्रामा हुआ,
वो ड्रामा का पीक पॉइंट जो है वो पीक पॉइंट 2 है। क्या 2 पीक पॉइंट है? एक, ब्लैकमेल बाय द कास्ट हिंदूज। जातिवादी हिंदुओं ने जो त्रैवर्णिक है इस देश के, भारत के अंदर में सोसाइटी नहीं, भारत के अंदर कास्ट सिस्टम है, भारत के अंदर कास्ट क्लास सिस्टम है। बाबा साहब ने उसको एक्सप्लेन किया, वॉल्यूम नंबर 5 के अंदर पढ़िए आप, एसेस ऑन अनटचेबिलिटी के ऊपर बाबा साहब ने कास्ट क्लास सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। तो भारत के जो त्रैवर्णिक हिंदूज है, यानी जो सोकॉल्ड ब्राह्मण, सोकॉल्ड बनिया और जो सोकॉल्ड बड़ा जमींदार है, जिसको मैं B1, B2, B3 कहता हूं, उन जातिवादी हिंदुओं ने इस तरह का पूरे देश के अंदर टेरर फैलाया कि अगर गांधी जी की जान अगर चली जाती है, गांधी जी की जान अगर चली जाती है, तो देश के गांवों में जो भी दलित है, जो भी अस्पृश्य है, वो कोई भी सेफ नहीं रहेगा। और डॉक्टर अंबेडकर की जान को तो खतरा था ही। उस समय के प्रैक्टिकल थ्रेट्स भी बाबा साहब को आए थे। उस समय के जो डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट के जो वर्कर्स थे समता सैनिक दल के, उन्होंने गार्ड भी किया था बाबा साहब को, उनके नाम भी मैंने रिप्रोड्यूस किया इस बुक में। लेकिन देश के जितने भी दलित्स हैं, वो दलित्स को जो है वो हम देश में जो है वो उनकी जान माल को समाप्त कर सकते हैं। इस तरह का थ्रेट एक तरफ से कास्ट हिंदूज के तरफ से था। दूसरा थ्रेट, एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर और पूरे दलित्स के ऊपर यह थ्रेट था कि हम आपकी जान ले सकते हैं, और दूसरी तरफ 24 तारीख को सुबह गांधी जी का लड़का देवदास गांधी, बाबा साहब अंबेडकर पूना के नेशनल होटल में रुके थे उस समय में। देवदास गांधी सुबह बाबा साहब अंबेडकर के पास आए और 24 तारीख को बाबा साहब अंबेडकर के पांव में गिरकर देवदास गांधी ने यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, मेरे फादर की जान बचाइए। और उसके बाद जो है बाबा साहब अंबेडकर ने करुणा में आकर, एक बोधिसत्व की करुणा जो है वहां पर जो है उन्होंने काम में आई, और बाबा साहब अंबेडकर ने जो है वो पूना पैक्ट को साइन किया और गांधी जी की जान बची। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इस तरह से गांधी जी अगर 80 साल के ऊपर जिए तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी को जीवन दान दिया है। इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। अब ये हो गया उसका इमोशनल पार्ट, जो उसका साइकोलॉजिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट क्या था? जो शेड्यूल्ड कास्ट के 81 सीटें थी जॉइंट इलेक्ट्रेट, सेपरेट इलेक्ट्रेट की, और डबल वोट था, वो कन्वर्ट हो गया। उसके जगह में 148 + 3 यानी 151 जॉइंट इलेक्ट्रेट की सीटें मिली और डबल वोट गया। यानी जो केवल शेड्यूल्ड कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल्ड कास्ट लोग चुन सकते थे, और अपना दूसरा वोट जनरल इलेक्टोरेट में दूसरे कैंडिडेट को चुनने के लिए जो बार्गेनिंग पावर सेकंड वोट में था, वो बार्गेनिंग पावर सेकंड वोट का गया। और जॉइंट इलेक्टोरेट बनने से कॉन्स्टिट्यूएंसी तो रिजर्व हो गई, लेकिन उसमें सारे लोगों का वोट आ गया। और जैसे आज का भी महाराष्ट्र का जो डेटा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जोंधळे सर ने दिया कि आज भी बहुत सारी ऐसी कम कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 20% से ऊपर केवल शेड्यूल कास्ट है, बाकी 15% और उससे कम है। तो जॉइंट इलेक्टोरेट के अंदर शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 15-20% ज्यादा से ज्यादा, बाकी 80% कास्ट हिंदूज। और इस तरह कास्ट हिंदूज जो डिसाइड करेंगे उनके वोट से जो है वो शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट जीत कर जाता था। अभी आप इसके दो महत्वपूर्ण पहलू को देखिए। मुस्लिम्स को 482 सेपरेट इलेक्टोरेट से, मुस्लिम्स को 482 सेपरेट इलेक्टोरेट से, और इस देश में
सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले अगर किसी कम्युनिटी को मिले तो मुस्लिम्स को मिले 1909 में, 1909 में पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के अंदर। 482 सेपरेट इलेक्टोरेट से जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ 1946 में, 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का चुनाव हुआ, तो मुस्लिम लीग को 73 मेंबर पार्लियामेंट जीते और कांग्रेस के केवल 4 मेंबर पार्लियामेंट जीते मुस्लिम के कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मुस्लिम लीग के 73 जीते, कांग्रेस के केवल 4 जीते। वहीं शेड्यूल्ड कास्ट के जो 31 मेंबर पार्लियामेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का केवल 1 मेंबर पार्लियामेंट यानी डॉक्टर अंबेडकर गए और 29 मेंबर पार्लियामेंट्स ये कांग्रेस और उसके नॉमिनीज जो है वो जीते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुस्लिम लीग 73 मेंबर पार्लियामेंट जीती, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन केवल 1 मेंबर पार्लियामेंट जीती संविधान सभा के इलेक्शन में। उसका मेन रीजन ये है कि मुस्लिम्स के पास सेपरेट इलेक्टोरेट थे, लेकिन दलित्स के जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट गांधी जी ने छीने और जॉइंट इलेक्टोरेट में शेड्यूल्ड कास्ट के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जीतना पॉसिबल नहीं था। अब इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम यह हुआ, इन स्पाइट ऑफ दिस, एक बात मैं बताना जरूरी समझता हूं कि 1937 का जो इलेक्शन था उसमें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बॉम्बे प्रोविंसेस और सीपीएन बेरार से 21 एमएलए जीती थी, 21 एमएलए। और बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की तरफ से। 46 का जो इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी था, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का केवल 1 कैंडिडेट गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वो भी हम जानते हैं कि जयसुर और कुलनार से, बंगाल से, जो आज बांग्लादेश के अंदर है, वहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जोगेंद्रनाथ मंडल, क्योंकि 46 के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के केवल 2 एमएलए थे, एक जोगेंद्रनाथ मंडल थे बंगाल से और दूसरे सीपीएन बेरार से थे, तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने के लिए 5 एमएलए के वोटों की जरूरत थी। बाबा साहब को 7 एमएलए के वोट मिले। और यहां मैं कहना चाहूंगा स्पेशली कि बंगाल के शेड्यूल्ड कास्ट लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जीतकर भेजा और उसके साथ साथ संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जीतकर भेजने के लिए इस देश के आदिवासियों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन 7 एमएलए में 1 वोट आदिवासी एमएलए का था। लेकिन संविधान सभा जो बनी उसमें शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का 1 एमपी, मुस्लिम लीग के 73 एमपी। इसका नतीजा क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, यह मैं बताना ज्यादा जरूरी समझता हूं। जब भारत के पार्टीशन की बात होने लगी, भारत के पार्टीशन की भी जब बात होने लगी, तो पार्टीशन के समय केवल 3 लोगों के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ। क्या 3 लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ? एक मुस्लिम लीग, दूसरी कांग्रेस और तीसरी ब्रिटिशर्स। लेकिन आप इसको गंभीरता से देखिए कि भारत का विभाजन बेसिकली भारत का विभाजन ये बंगाल और पंजाब का विभाजन है। ज्योग्राफिकली अगर उसको देखा जाए तो भारत का विभाजन बेसिकली ये बंगाल और पंजाब का विभाजन है। अभी अगर आप बंगाल के सोशियोलॉजी को अगर आप स्टडी करते हैं तो आप ये पाएंगे कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन ये अनडिवाइडेड बंगाल में था। सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन ये महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में भी नहीं, आज पंजाब में है, लेकिन सबसे ज्यादा अनडिवाइडेड इंडिया में शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन ये बंगाल में था।
और आपके जानकारी के लिए मैं ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने जोगेंद्रनाथ मंडल वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा था कि हमें यूनाइटेड इंडिया चाहिए, यूनाइटेड बंगाल चाहिए, और इस तरह का रिजोल्यूशन भी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के बंगाल प्रोविंस की वर्किंग कमेटी ने पास किया था। इट इज ऑन रिकॉर्ड। लेकिन उसके बावजूद भारत का पार्टीशन हुआ। क्यों हुआ? मैं ये कहता हूं कि अगर पूना पैक्ट नहीं होता और शेड्यूल्ड कास्ट के पास अगर 81 अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होते और डबल वोट होता, उस डबल वोट से लेबर कॉन्स्टिट्यूएंसी और जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बार्गेनिंग पावर अगर शेड्यूल्ड कास्ट के पास होता और 81 अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होते, तो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के 18 से 20 मेंबर पार्लियामेंट जीते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 18 से 20 मेंबर पार्लियामेंट जीते थे और कांग्रेस के कम से कम 30 से 40 मेंबर पार्लियामेंट कम होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्या हुआ? 1946 के फरवरी के इलेक्शंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह मानने से इनकार किया कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ये रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो शेड्यूल्ड कास्ट का रिप्रेजेंटेशन करती है, ये मानने से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो इनकार किया 46 के फरवरी के इलेक्शंस के बाद। और इसकी वजह से जब भारत का विभाजन हो रहा था तो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर बाबा साहब अंबेडकर के थॉट्स ऑन पाकिस्तान का सेकंड एडिशन अगर आप पढ़ते हैं, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो उसमें आपको एक बात नजर आएगी कि बाबा साहब अंबेडकर ने यूनाइटेड इंडिया कैसे रहे इसका सलूशन दिया था। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान को ऑटोनॉमी देते हुए एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाए और उस काउंसिल ऑफ इंडिया में 10 साल के लिए एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है वो काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर मुस्लिम और इंडिया के लोग यानी इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो है काउंसिल ऑफ इंडिया में रहे, दोनों ऑटोनॉमस रहे और 10 साल के लिए इस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन हो। अगर 10 साल में अगर जो लाइव कॉन्टैक्ट्स है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो बने रहेंगे और 10 साल के बाद अगर लगता है कि हमको 2 सेपरेट नेशंस होना है, तो फिर पार्टीशन को एग्री करके जो है वो डिवाइड किया जाए और व्यक्तियों का प्रॉपर ट्रांसफर किया जाए बिना कोई लॉस के, और प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफर किया जाए। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसा किया जाए, इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए और उसका वैल्यू कैसे दूसरी जो है वो गवर्नमेंट के इसमें बुक किया जाए और अकॉर्डिंगली वो कम्युनिटीज को वहां दिया जाए। इसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन बाबा साहब अंबेडकर ने पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया जो सेकंड एडिशन है उसके अंदर में दिया। लेकिन फिर भी पार्टीशन हुआ। क्यों पार्टीशन हुआ? पार्टीशन इसलिए हुआ, और मैं इस बात को कह चुका हूं कि भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम जिम्मेदार नहीं है, यह गलत थ्योरी है। भारत का जो पार्टीशन है वो बेसिकली ब्राह्मणिज्म ने किया। कैसे ब्राह्मणिज्म ने किया? और पूना पैक्ट अगर नहीं होता तो शायद भारत का विभाजन नहीं होता। तो बाबा साहब अंबेडकर ने वॉल्यूम नंबर 8 में पेज नंबर 262 के अंदर इस बात को लिखा है कि पूना पैक्ट के बाद इस देश के मुस्लिम्स के अंदर बहुत बड़ा भय पैदा हुआ। किस बात को लेकर भय पैदा हुआ? इस बात को लेकर भय पैदा हुआ कि जो सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है इंडिया की, दैट विच इज द सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी ऑफ इंडिया आफ्टर द मुस्लिम्स, अगर सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकार गांधी और कांग्रेस अगर छीन सकती है, बाबा साहब अंबेडकर जैसे स्टॉलवर्ट व्यक्ति को जिन्होंने अपने ईमानदारी और बुद्धि का लोहा केवल भारत को नहीं दुनिया के सब लोगों को मनवाया ब्रिटेन के अंदर, उनको अगर मजबूर कर सकती है तो मुस्लिम्स के
राइट्स इंडिया के अंदर सेफ नहीं है। ये मुस्लिम्स के अंदर में पूना पैक्ट के बाद में फियर पैदा हुआ। और ये क्यों पैदा हुआ? क्योंकि पूना पैक्ट के बाद बहुत सारे जातिवादी हिंदू ने इस तरह की मुहिम चलाई कि जिस तरह से अस्पृश्यों के सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हमने छीना, उस तरह से अब मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट्स को जो है वो हमको छीन लेना चाहिए। इस तरह की मुहिम उस समय में पूना पैक्ट के बाद जातिवादी हिंदू ने इस देश में चलाई। उसका नतीजा हुआ कि जो जिन्ना सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद लंदन में सेटल होने का जिन्होंने सोच लिया था, आप देखिए जिन्ना वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो भारत के मुस्लिम लंदन गए, जिन्ना को रिक्वेस्ट किया कि जिन्ना भारत में अब मुस्लिम्स का भविष्य सेफ गार्डेड नहीं है और आपके अलावा मुस्लिम्स का अभी कोई जो है वो वाली नहीं है, केवल आप ही है जो मुस्लिम्स के भविष्य को बचा सकते हैं। उसके बाद भारत में जो है वो जिन्ना आए और उसके बाद जो है पार्टीशन की शुरुआत हुई। लाहौर रिजोल्यूशन 1940 में पास हुआ। आर्थर हर्मैन एक ब्रिटिश ऑथर है, उसने 2 साल पहले गांधी एंड चर्चिल द पर्सनालिटीज हु डिवाइडेड द एम्पायर, ये एक बुक लिखा। उसने इसका बड़ा डिटेल में वर्णन किया। उन्होंने कहा कि कैसे जिन्ना को भारत में आना पड़ा, किस तरह गांधी जी जो है ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मुस्लिम लीग भी कोई रिप्रेजेंटेशन कर सकती है मुस्लिम्स का। ऑन द कॉन्ट्ररी गांधी जी ये जिद पकड़ कर बैठे हुए थे कि अगर मुस्लिम्स का कोई रिप्रेजेंटेशन करता है तो वो केवल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद करते हैं। ये गांधी जी का व्यू था, नेहरू का व्यू था। बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलाना आजाद को पहले वार्न किया था कि गांधी और नेहरू और कांग्रेस जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कर रही है कि मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट्स और बाकी जो रिजर्वेशन इन सर्विसेज भी था मुस्लिम को। सबसे पहले 1933 में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिला, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं मिला। शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन 43 में मिला, 11 अगस्त को पब्लिक सर्विसेज में। पब्लिक सर्विसेज में भी रिजर्वेशन सबसे पहले इंडिया में मुस्लिम्स को मिला था 1933 में। आज क्या हाल है उसके विषय में बात करना ठीक नहीं है। सच्चर कमेटी की आपने बात की, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, लेकिन मैं बोलूंगा तो सब्जेक्ट डाइवर्ट हो जाएगा। यानी मुस्लिम की कंडीशन एक शब्द में जो सच्चर ने बताई, जस्टिस सच्चर ने, कि दलित से भी आज जो है वो कंडीशन बदतर हो गई। ये बात सच है क्योंकि उसके स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा। किसी दिन और हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच उसके डिटेल में बात करूंगा। ब्राह्मणिज्म ने पार्टीशन के लिए इसलिए एग्री किया क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया में दलित्स का पॉपुलेशन 20% है। दलित्स का पॉपुलेशन 20% अनडिवाइडेड इंडिया में, और मुस्लिम पॉपुलेशन 53% था, सॉरी 33%। अगर 33 प्लस 20% अगर एक आ जाते हैं, दलित मुस्लिम अगर एक आ जाते हैं, तो इंडिया में और किसी का रूल इस देश में नहीं बन सकता। यह बात ब्राह्मणिज्म को अच्छी तरह से मालूम थी और इसके वजह से दलित मुस्लिम का रूल अनडिवाइडेड इंडिया में नहीं आए। इसलिए ब्राह्मणिज्म ने इंडिया के पार्टीशन के लिए जो है वो एग्री किया। और इसमें ब्रिटिशर्स लोगों का भी हाथ था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि क्रिश्चियन वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच का जो संघर्ष है, जो आज भी चल रहा है दुनिया में, इस्लामिक वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड का संघर्ष, उसमें अगर इंडिया यूनाइटेड रह जाता है तो टर्की से लेके बंगाल तक, बांग्लादेश तक जो है, ढाका तक, ये जो है इस्तांबुल से लेके ढाका तक पैन इस्लामिक वर्ल्ड निर्माण हो जाएगा। और अगर पैन इस्लामिक वर्ल्ड निर्माण हो गया तो दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाएगी और जो वेस्टर्न कंट्रीज, क्रिश्चियन कंट्रीज जो दुनिया पे डोमिनेट करना चाहती थी, वो डोमिनेशन समाप्त हो जाएगा। इसलिए ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि भारत का पार्टीशन हो और भारत के ब्राह्मण्स भी चाहते थे कि भारत का पार्टीशन हो, और इन दोनों ने मिलकर जो है भारत का विभाजन किया। मेरा कहना यह है कि अगर पूना पैक्ट नहीं होता तो मुस्लिम्स के अंदर गलत संकेत नहीं जाता, भय पैदा नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट सारे माइनॉरिटीज का इस देश में हो गया होता और भारत के पार्टीशन की जो संभावना है वो बहुत हद तक नहीं हो सकती थी। ये एक जो थेसिस है, ये जो एक थ्योरी है, वो मैंने अपने किताब में रखी है। मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो पूना पैक्ट ने लॉस किया।
ये भारत का विभाजन भी पूना पैक्ट की वजह से इनडायरेक्टली हुआ। ये पहला पॉइंट है जो मैं बोलना चाहता हूं। दूसरा क्या पॉइंट है जिस पर मैं बोलना चाहता हूं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में बेस्ट है, नो डाउट। आज भी दुनिया के अंदर 1980 के बाद जितने संविधान बने उसके अंदर 1980 के बाद जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस बने, अगर उनको भी अगर हम देख लेते तो आज भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है दुनिया के अंदर में। लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अंबेडकर नहीं बना सके। बाबा साहब के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की सोच स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, जो बाबा साहब अंबेडकर ने 24 मार्च 1947 को संविधान सभा की फंडामेंटल राइट सब कमेटी में टेबल किया था, संविधान सभा में टेबल किया, वो कोई एक किताब नहीं है, इट वाज टेबल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या प्रमुख बातें थी स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में? स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में 3 प्रमुख बातें थी। क्या 3 प्रमुख बातें थी? एक, माइनॉरिटी के अधिकार और सेफगार्ड क्या होने चाहिए, ये एक पोर्शन था उसका। दूसरा, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट एंड सेपरेट सेटलमेंट, ये दूसरा मेजर पार्ट था उसका। और तीसरा, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं, केवल इकोनॉमी की नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमी की, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या वो सोशलिज्म की होनी चाहिए या वो कैपिटलिज्म की होनी चाहिए, क्या वो समाजवाद के ऊपर आधारित हो या पूंजीवाद के ऊपर आधारित हो, जो 2 इकोनॉमिक मॉडल्स हुए अभी तक दुनिया में। तीसरा एक चल रहा है वेलफेयर इकोनॉमिक मॉडल, लेकिन वो अभी तक दुनिया में बहुत सक्सेस नहीं हुआ। तो भारत की जो प्रॉब्लम है कास्ट एंड कास्ट कैपिटलिज्म और अधर्म की, उसको वेलफेयर इकोनॉमिक्स या वेलफेयर पॉलिसी सॉल्व नहीं कर सकती, उसको अंबेडकरिज्म की पॉलिसी से ही सॉल्व किया जा सकता है। और एम्बस वो पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने देश के लिए पॉलिसी ऑफ अंबेडकरिज्म को डिक्लेयर किया है। मैं जो बोल रहा हूं ऊपर, ये केवल स्लोगन नहीं है। देश की हर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, लेबर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, जेंडर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, साइंस पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, SC ST DTNT OBC के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, भारत की डिफेंस पॉलिसी क्या होनी चाहिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अंबेडकरिज्म के आधार पर ये डॉक्टर अंबेडकर प्लान जो है हमने डिक्लेयर किया है। और इसलिए मैं कहते आया हूं कि अगर भारत 60 साल के आजादी के बाद अगर आज 134वें नंबर पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में लगभग 127 नंबर पर है, एजुकेशन इंडेक्स में 105वें नंबर पर है, लेकिन भारत पहले नंबर पर भी है। किस चीज में पहले नंबर पर है? किस चीज में पहले नंबर पर है? भूखमरी। इंडिया हैज बिकम द कैपिटल ऑफ हंगर। इलिटरेसी, दुनिया के 33% इलिटरेट ये भारत में रहते हैं। पावर्टी, दुनिया के 35% मल्टी डायमेंशनल पुअर, 175 करोड़ जो मल्टी डायमेंशनल पुअर है दुनिया में, उसमें के 63 पॉइंट समथिंग करोड़ गरीब भारत के अंदर है। तो भारत भूखमरी में पहला नंबर है, गरीबी में पहला नंबर है, असाक्षरता में पहला नंबर है। तो ये बेसिक बातों को हमें समझने की जरूरत है। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया एक बात मैंने कही, दूसरा कॉन्ट्राइव्ड कॉन्स्टिट्यूशन। पूना पैक्ट की वजह से कॉन्ट्राइव्ड कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। कैसे कॉन्ट्राइव्ड कॉन्स्टिट्यूशन हुआ? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के पार्ट में डालना चाहते थे, वो फंडामेंटल राइट के पार्ट में नहीं डाल सके। क्या आर्ग्यूमेंट था बाबा साहब अंबेडकर का? बाबा साहब अंबेडकर का आर्ग्यूमेंट जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज का है, वो आर्ग्यूमेंट ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट ये है कि केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकार ही मूलभूत अधिकार नहीं होने चाहिए।
केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकार ही मूलभूत अधिकार नहीं होने चाहिए, लोगों के आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, लोगों के कम्युनिटी के अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर रादर इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड हु हैज आर्ग्यूड दैट द इकोनॉमिक राइट्स, द सोशल राइट्स एंड द कम्युनिटी राइट्स ऑफ द पीपल मस्ट बिकम द फंडामेंटल राइट्स। नाउ अभी आप देखिए, अभी आप भारत के अंदर देखिए, राइट टू फूड आया। व्हाट इज राइट टू फूड? इट इज एन इकोनॉमिक राइट। खाने का अधिकार इकोनॉमिक राइट है। राइट टू लैंड क्या अधिकार है? अभी बिल पास हो रहा है, इकोनॉमिक राइट है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स का राइट, जो आदिवासी या जो जंगलों में जो लोग रहते हैं, बहुत लोगों से उनको जमीन या उसके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज करने का अधिकार, कम्युनिटी राइट है। राइट टू एजुकेशन सोशल राइट है। अब जो संयुक्त राष्ट्र ने बाद में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात मानव अधिकारों में की, बाबा साहब अंबेडकर दुनिया के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर है जिन्होंने यह बात कही कि आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार ये मूलभूत अधिकार होना चाहिए। उसी बात को संयुक्त राष्ट्र ने बाद में माना। तो आप मुझे बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर कौन है जिसको संयुक्त राष्ट्र मानती है, पूरी दुनिया मान रही है? वो बाबा साहब अंबेडकर की बेसिक थ्योरी है। बाबा साहब अंबेडकर की स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज को फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी में आप देखिए, 1 वोट 2 वोट से हराया गया। दुनिया के सबसे बड़े संवैधानिक फिलोसोफर केवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं होने से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, बाबा साहब अंबेडकर जैसे सबसे बड़े विद्वान, जिनकी बात को नेहरू भी एग्री करता है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज पे कि नहीं आने की जरूरत है, लेकिन इस पर हम अलग से कमेटी बनाएंगे, लेटर लिखा बाबा साहब को नेहरू ने, बाद में उसका कुछ नहीं हुआ। तो आज भारत के अंदर जो मूलभूत अधिकार है, वो आर्थिक अधिकार, कम्युनिटी के अधिकार, कल्चरल राइट्स, एनवायरमेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट नहीं है आज के कॉन्स्टिट्यूशन में। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं प्लूरल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज विथ क्यूमुलेटिव वोटिंग। अभी ये कुछ नई टर्मिनोलॉजीज आएंगी, आपको इसको ठीक से समझने की कोशिश करें। प्लूरल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज विथ क्यूमुलेटिव वोटिंग यानी क्या? आज हमारा एमएलए एक असेंबली से एक एमएलए जाता है, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी जाता है। बाबा साहब अंबेडकर ये कहते हैं कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी नहीं जाना चाहिए, 2 या 3 चुनकर जाना चाहिए। एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए चुनकर नहीं जाना चाहिए, 2 या 3 एमएलए चुनकर जाना चाहिए। और उसका वोटिंग का मेथड क्यूमुलेटिव होना चाहिए, नहीं उसका प्रोपोर्शन निकाल के जो है एवरेज निकाल के वोटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के अंदर पहली बार दिसंबर 1955 में यह सॉल्यूशन रखा। अभी आप मजे की बात देखिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में बना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में बना। उसके तहत 1956 में मार्च में 2.5 महीने के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, 7th कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 81 एंड 170 को अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 जो मार्च में किया गया, 1 मार्च 1956 को। बाबा साहब अंबेडकर के अल्टरनेटिव चुनावी व्यवस्था का जैसा सजेशन दिया, वैसे जवाहरलाल नेहरू ने 2.5 महीने के अंदर, 2.5 महीना भी नहीं 2 महीने के अंदर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। और क्या अमेंड करके क्या किया? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसको कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यानी एक मेंबर पार्लियामेंट आपको चुनना है, एक एमएलए चुनना है, जिसको भी 1 वोट भी ज्यादा मिल जाएगा वो चुन कर जाएगा। अभी आप मजे की बात देखिए, 15 लाख वोटर है, 15 लाख वोटर में अगर 10 लाख वोटिंग हुआ, 10 लाख के वोटिंग में 3 लाख जिसको मिल गया वो आपका एमपी बनेगा। ये एमएलए का थोड़ा और कम हो जाएगा, 1 लाख मिल गया, 100 लाख मिल गया, वो बनेगा।
लेकिन जिसको 2,99,999 वोट भी मिला, यानी एक वोट कम मिला, वो मेंबर पार्लियामेंट आपका नहीं बन सकता है। 10 लाख वोट में 3 लाख वोट मिला, यानी जिसको 30% वोट मिला वो आपका मेंबर पार्लियामेंट बना। सेकंड एमपी का जो कैंडिडेट था उसको 2,99,000 वोट मिला, वो पार्लियामेंट में नहीं गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे 2,80,000 मिला, वो भी मेंबर पार्लियामेंट में नहीं गया। 57%, मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 57% वोट सेकंड या थर्ड कैंडिडेट को होता है। लगभग 60% वोट सेकंड थर्ड कैंडिडेट को मिला दो तो होता है। फर्स्ट नंबर के कैंडिडेट को भारत के अंदर ऑन एन एवरेज 30%, 25 से 30% वोट होता है। जिसको 25 से 30% वोट है वो आपका एमपी बनता है, और जो 60% वोट है वो अनरिप्रेजेंटेड रह जाते हैं। यानी 70% लोग जिसके लिए वोट नहीं करते वो आपका प्रतिनिधि बनता है। यहीं से अप्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था की शुरुआत होती है। मैं एक स्पोर्ट्स का उदाहरण बताया। 100 मीटर की रेस होती है। 100 मीटर की रेस में दौड़ता है, पहला व्यक्ति जीतता है, उससे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दूसरा होता है, तीसरा होता है पीछे। तीनों को पोडियम पे खड़ा रखा जाता है। तीनों को पोडियम पे खड़ा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह माना जाता है कि फर्स्ट रैंकिंग जो है, सेकंड और थर्ड रैंकिंग को भी उतना ही अधिकार है मेडल मिलने का, भले ही उनको सिल्वर मिले, उनको ब्रॉन्ज मिले। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में अगर किसी को एक वोट भी ज्यादा मिल जाए, और माइनॉरिटी वोट क्यों ना हो, वो आपका एमपी बनता है। यानी भारत के अंदर जो गवर्नमेंट बनी, अभी जो यूपीए गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस को 29% वोट था, बाकी अलायंस को मिला ले तो कुछ 34-35% था। यानी जिसको 50% से कम वोट मिलता है वो भारत में गवर्नमेंट बनाता है। यानी भारत की गवर्नमेंट ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है। इस बात को आपको ध्यान में लेने की जरूरत है। ये पहला पॉइंट है। और जिस दिन इंडिविजुअल एमपी एमएलएस को नेगेटिव वोट का अधिकार आएगा, सबसे पहले एससी एसटी और मुस्लिम के कैंडिडेट्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा वोट नेगेटिव वोट किए जाएंगे। ये बात को आप पहले से अंदेशा लो। मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले 10 साल के अंदर इस तरह की कोशिश भारत के अंदर होगी कि इंडिविजुअली कैंडिडेट्स के अंदर जो है वो नेगेटिव वोटिंग आना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर भारत की चुनावी व्यवस्था को प्रातिनिधिक बनाना है तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को चेंज करके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जैसा बाबा साहब ने कहा, 2 या 3 एमपी और एवरेज वोटिंग से जो है वो चुनकर जाना चाहिए। जब तक ये व्यवस्था नहीं आती तब तक के भारत की चुनावी व्यवस्था प्रातिनिधिक नहीं हो सकती। इसमें एससी एसटी और डीटीएनटी और मुस्लिम के मेंबर पार्लियामेंट्स अपनी पार्टियों से चुनकर नहीं जा सकते, और अगर हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स अगर पार्लियामेंट में चुनकर नहीं गए तो हम लॉ नहीं बना सकते, पॉलिसी नहीं बना सकते। इसलिए भारत के अंदर इस चुनावी व्यवस्था को चेंज करना होगा। ये एक बहुत बड़ा हमारे आगे आज चैलेंज है जिसके ऊपर हमको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। साथियों, एट लास्ट मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने देश के अंदर 8 डेमोक्रेसीज की बात की है। दुनिया के अंदर, दुनिया में कोई पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलॉसफर नहीं है दुनिया में। ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलॉसफर है बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने 8 डेमोक्रेसीज की बात की है। वो 8 डेमोक्रेसीज जिसके विषय में बाबा साहब अंबेडकर ने बात की, वो कौन सी 8 डेमोक्रेसीज है, इसको हमें समझने की जरूरत है। अगर भारत में सही में लोकतंत्र हमको लाना है तो बाबा साहब अंबेडकर के इन 8 डेमोक्रेसीज को हमें साकार करना होगा। कौन सी वो 8 डेमोक्रेसीज है? पहली सोशल डेमोक्रेसी, दूसरी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तीसरी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, चौथी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे डिटेल में बोलूंगा। उसके बाद लेबर डेमोक्रेसी, उसके बाद मॉरल डेमोक्रेसी और इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेसी। बाबा साहब अंबेडकर पहले पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफर है वर्ल्ड के, जिन्होंने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से आगे जाके, राजनीतिक लोकतंत्र से आगे जाके, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, श्रमिक लोकतंत्र,
नैतिक लोकतंत्र और बौद्धिक लोकतंत्र, ऐसे 8 लोकतंत्रों की बात की है। इनको समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? बाबा साहब अंबेडकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर कहते हैं कि दुनिया का आज का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2 कॉन्ट्राडिक्शंस के बीच में बटा हुआ है। क्या वो कॉन्ट्राडिक्शन है? एक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो फेमस स्पीच है बाबा साहब अम्बेडकर का 1943 का 17 सितंबर का, उसमें और बाकी जो लेबर पे 2-3 स्पीचेस दिए लेबर मेंबर बनने के बाद, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही। वॉल्यूम नंबर 10 को आप रेफर कर सकते हैं कि दुनिया में ये कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की कुछ बातों को इसमें डील करेंगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन? ऑन वन हैंड वी आर हैविंग a political organization called parliamentary democracy and on the other economic organization of capitalism. अब कैपिटलिज्म का जो आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? इट बिलीव्स इन द फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट बिलीव्स इन लिबर्टी। यानी पूंजीवाद का जो आर्थिक मॉडल है वो लिबर्टी में बिलीव करता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बिलीव करता है कि हर एक को स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रोग्रेस करने की, पैसा कमाने की, उस पर कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। ये कैपिटलिस्ट मॉडल का इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या कंसेप्ट है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है कि सबको वोटिंग राइट होना चाहिए, 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन भारत की चुनावी व्यवस्था में 1 वोट 1 वैल्यू नहीं है। आज समझाने का समय नहीं। 1 मैन 1 वोट है, लेकिन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, सीलिंग सिस्टम में और डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम में इंडिया में 1 वोट तो हर एक को है, लेकिन उस 1 वोट की कीमत वेटेज चेंज हो जाता है इस सिस्टम में। पर आज मैं नहीं समझा सकता क्योंकि समय हो रहा है, हमको आप लोगों को रुखसत भी करना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि एक तरफ पूंजीवाद की जो आर्थिक व्यवस्था है वो स्वतंत्रता में बिलीव करती है, संसदीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो समानता में बिलीव करती है। ये दुनिया का कॉन्ट्रडिक्शन है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन होने के वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 2 चीजों से सक्सेसफुल नहीं हो दुनिया में। क्या? एक रॉन्ग आइडियोलॉजी एंड दूसरा रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द रॉन्ग आइडियोलॉजी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन लिबर्टी, इट हैज नेवर paid attention to the equality, to the social and economic inequalities that prevail in parliamentary democracy. यानी संसदीय लोकतंत्र में स्वतंत्रता को जितना महत्व दिया जाता है, उतना सामाजिक और आर्थिक विषमता जो उसमें निर्माण होती है कैपिटलिज्म के वजह से, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी शॉर्ट में कहा जाए तो संसदीय लोकतंत्र लिबर्टी को यानी स्वतंत्रता को तो अहमियत देता है, लेकिन समता को अहमियत नहीं देता है। यह उसका एक फॉल्ट है। दूसरा फॉल्ट क्या है? दूसरा फॉल्ट है रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज बीन एनविसेज्ड विद द कांसेप्ट ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट। पॉपुलर गवर्नमेंट के 2 कंडीशन साउथ बोरो कमेटी का बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपिनियन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्संस और पीपल। लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट की ये संकल्पना होने की कि भाई लोग सरकार को चुनते हैं, लोगों की सरकार है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज नेवर बीन अ गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, एंड देयरफॉर इट हैज नेवर बीन अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल। यानी संसदीय लोकतंत्र लोगों के द्वारा कभी नहीं चुने गए, लोगों के लिए नहीं चुनी गई, और इसलिए फॉर द पीपल यानी लोगों के लिए सरकार जो है कभी प्रस्तापित पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं हुई। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी निगेशन ऑफ हेरिडिटरी क्लास है, यानी कोई भी क्लास जन्मने के आधार पे, जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, उसकी सामाजिक स्टेटस के आधार पे
रूलिंग में रहे, इस संकल्पना को निगेट करती है, इस संकल्पना को नकारती है संसदीय लोकतंत्र। लेकिन इनफैक्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज बीन अ गवर्नमेंट ऑफ द हेरिडिटरी क्लास बाय द हेरिडिटरी क्लास। यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में समता को लाने का जो रास्ता है वो कमजोर है, और इसका कारण यह है क्योंकि यह हेरिडिटरी गवर्निंग क्लास की गवर्नमेंट बन गई है दुनिया भर में। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में समता लाना है, अगर जस्टिस को प्राप्त करना है, तो देश में लेबर गवर्नमेंट बनाने की जरूरत है। जो इस देश के वंचित लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उन लोगों को ही लेबर गवर्नमेंट बनाने की जरूरत है। और इसके लिए लेबर पार्टी, खुद की लेबर पार्टी से लेबर गवर्नमेंट बनाना चाहिए। यह बाबा साहब अम्बेडकर का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में समता प्राप्त करने का रास्ता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आर द टिश्यू एंड फाइबर्स ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। द स्ट्रॉन्गर द टिश्यूज एंड फाइबर्स, द स्ट्रॉन्गर इज द बॉडी। यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ये टिश्यू एंड फाइबर जो हमारे हड्डियों को जोड़ते हैं, ये टिश्यू एंड फाइबर होते हैं, ये जितने स्ट्रांग होंगे उतना स्ट्रांग बॉडी होगी। और बाबा साहब अम्बेडकर 25 नवंबर 1949 के अपने स्पीच को कोट करते हुए कहते हैं कि अगर हमको अपनी डेमोक्रेसी को इस देश में साकार करना है और उसको समाप्त नहीं होने देना है, तो हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित करना होगा। एंड what does the social democracy means? The social democracy means the realization of equality, liberty and fraternity. यानी समाज की, अर्थ की, राजनीति की पुनर्रचना जब तक समता, स्वतंत्रता और बंधुता के 3 स्वर्णिम सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जाती, तब तक सामाजिक लोकतंत्र की रचना नहीं हो सकती। पार्लियामेंट, संविधान सभा के डिबेट्स में बाबा साहब अम्बेडकर एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं कि हमारे संविधान बनाने का मकसद जहां पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, वही हमारा आदर्श या आर्थिक लोकतंत्र है। और इसलिए किसी की भी गवर्नमेंट आए, भारत में आर्थिक लोकतंत्र की प्रस्तावना होनी चाहिए, उसी के लिए प्रयासरत उस गवर्नमेंट ने होना चाहिए। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में बाबा साहब अम्बेडकर व्यू देते हैं। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की प्रस्तावना करते वक्त 1945 में बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की प्रस्तावना करना, उसका मकसद एजुकेशन को इस तरह दिया जाना है जिससे भारत में सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक लोकतंत्र की प्रस्तावना की जा सके। टू एस्टैब्लिश सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी भारत की शिक्षा प्रणाली को इस तरह दिया जाना चाहिए। आइडियोलॉजी का अम्बेडकरिज्म का पहला लक्ष्य है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय केवल स्लोगन नहीं, जब तक आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सेफगार्ड्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में रियलाइज नहीं करते, तब तक समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय साकार नहीं हो सकते, रियल नहीं हो सकते। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंटेशन, ये भारत में, भारत के लोगों का या स्पेशली बहुजन समाज के लोगों का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंटेशन मैं कह रहा हूं, भारत के संविधान को इंप्लीमेंट करना है। वो इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना है उस पर भी मैं हिंट दूंगा आपको, पर पहला लक्ष्य अम्बेडकरिज्म का। दूसरा, एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति पाति का बीज नाश करना है, और जाति पाति का बीज नाश कर एक आदर्श समाज की रचना करनी है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर, जिसको सोशल डेमोक्रेसी कहा बाबा साहब ने। ये दूसरा लक्ष्य अम्बेडकरिज्म का। तीसरा क्या लक्ष्य है? तीसरा लक्ष्य अम्बेडकरिज्म का, कास्ट इकोनॉमी एंड क्लास इकोनॉमी को समाप्त करके, जाति की अर्थव्यवस्था और वर्ग की अर्थव्यवस्था को समाप्त करके इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की प्रस्तावना करना है, आर्थिक लोकतंत्र की प्रस्तावना करना है। ये तीसरा लक्ष्य है अम्बेडकरिज्म का। चौथा क्या लक्ष्य है? टू मेक द मूल निवासी बहुजन समाज एज द गवर्निंग क्लास ऑफ इंडिया फॉर ह्यूमैनिज्म। इस देश के बहुजन समाज को शासन करती जमात बनाना है,
लेकिन शासन करती जमात केवल MLA MP बनने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, मानवतावाद की प्रस्तावना के लिए, समता स्वतंत्रता बंधुता की प्रस्तावना के लिए शासन करती जमात बनना है। ये चौथा लक्ष्य है अम्बेडकरिज्म का। और पांचवा लक्ष्य है भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है, एक नया भारत बनाना है जो प्रज्ञावादी हो, जो मानवतावादी हो, जो कल्याणवादी हो, जो नैतिकतावादी हो। ऐसा नया प्रबुद्ध भारत बनाना है जिसको एनलाइटेंड इंडिया हम कहते हैं। तो अम्बेडकरिज्म के 5 लक्ष्य हैं और अम्बेडकरिज्म के इन 5 लक्ष्यों को अगर हमें प्राप्त करना है तो 4 मेजर एक्शन करनी होगी। 4 मेजर एक्शन, मैं एक्शन कह रहा हूं, भाषण नहीं। हमारे लोग भाषण बहुत करते हैं, आज मैंने भी बहुत लंबा बोला, लेकिन समझाना इतना था। एक्शन की बात कर रहा हूं, 4 एक्शंस। अब एक्शन करने का समय आ गया है। लेकिन मैं आपको बड़े दावे से यह कहता हूं कि एम्बस वो पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेप उठाया है और 1000 के ऊपर RTI जो है हमने किया है देश में, 1000 के ऊपर RTI की है और भारत सरकार को पिटिशनिंग किया है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस डाली है और अभी और भी तरीके से जो हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंटेशन, जब तक हम पार्लियामेंट में नहीं जाते, जब पार्लियामेंट में जाएंगे तब तो पूरा करेंगे, लेकिन जब तक पार्लियामेंट नहीं जाते तब तक बाहर से भी इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म हमको बनाना होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या दूसरा पॉइंट है? धम्म दीक्षा। मैं हमारे मुस्लिम साथी से मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, इस्लाम का भी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के एक सोल्यूशन को बड़ा ओपनली बोलता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सोल्यूशन दिया है कि अगर भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है, मानवतावादी समतावादी भारत बनाना है, कल्याणकारी भारत बनाना है, तो वो काम बगैर बुद्ध के धम्म के नहीं हो सकता। और इसलिए भारत के तमाम लोगों को बुद्ध के धम्म को जो है वो स्वीकारने की जरूरत है। तो इस देश में जो लोग बुद्धिज्म लेना चाहते हैं वो सारे लोग सोच समझ के अब उनको धम्म दीक्षा कराने का समय आ गया है। और एम्बस का जो विंग है प्रबुद्ध भारत संघ, उसने इस पर भी स्टेप उठाया है। आने वाले 18 अक्टूबर को एक धम्म दीक्षा का कार्यक्रम ओडिशा में होने जा रहा है जिसमें हजारों लोग जो है वो बुद्धिस्ट होने वाले हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें SC ST के साथ OBC के लोग भी बुद्धिज्म को स्वीकारेंगे। अब भारत में बुद्ध के धम्म को फिर से बड़े पैमाने पे जो बाबा साहब ने रिवाइव किया उसको लाने का समय आ गया है। इस पर एक्शन लेना पड़ेगा हमें। और दुनिया में जो मानवतावाद को मानने वाले धर्म हैं जैसे इस्लाम है, उसके साथ एक रिस्पेक्टफुली रहा जा सकता है। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में एक बात मैं आज बताना चाहूंगा कि भारत का जो मुस्लिम है, जो इस देश का मूल निवासी है, वो इस्लाम के आने के पहले भारत में बुद्धिस्ट था। ये हिस्ट्री को समझने की जरूरत है। इस्लाम के आने के पहले 7वीं शताब्दी के पहले भारत का जो यहाँ का आज अजराल और अजलफ मुस्लिम है वो इस देश में बुद्धिस्ट था। इस हिस्ट्री को हमारे मुस्लिम भाइयों को समझने की जरूरत है, उसके डिटेल में मैं आज नहीं जाऊंगा। पर दूसरा, भारत को बौद्धमय बनाने का समय आ गया है। तीसरा, जन आंदोलन करना पड़ेगा। इस देश में हमारी वॉइस ही नहीं है। देश के 500 जिलों में एक साथ 500 जिलों में 20 स्टेट्स में, उससे ज्यादा होता है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ देंगे, मिजोरम नागालैंड को, थोड़ी देर के लिए जम्मू कश्मीर को छोड़ देंगे, 20 स्टेट्स में 500 जिलों में अगर एक साथ हम प्रॉब्लम ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड सॉल्यूशन ऑफ अम्बेडकरिज्म पर एक दिन अगर खड़े हो जाए एक साथ में, और महीने भर में एक बार ऐसा अगर जन आंदोलन होने लग जाए, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि इनकी जो मक्तेदारी चल रही है वो ज्यादा दिन इस देश में टिक नहीं सकती। ये जन आंदोलन अब देश में खड़ा करना पड़ेगा। तीसरी बात। और चौथी बात जो है मैं आपको कह रहा हूं, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स। अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स, नॉट दलित पॉलिटिक्स, नाइदर द दलित पॉलिटिक्स नॉर द बहुजन पॉलिटिक्स। दलित पॉलिटिक्स और बहुजन पॉलिटिक्स का लिमिटेशन आ गया है, और जब तक हम इस देश में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स नहीं करते तब तक इस देश में जो है हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स वो प्रिंसिपल, पॉलिसी और प्रोग्राम पे आधारित होना चाहिए। उस प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम को हमने ड्राफ्ट किया कि देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने अपनी सरकार बनाने के पहले अपनी सरकार की पॉलिसी को डिक्लेयर किया हो। संघ जो अम्बेडकराइट पार्टी बनाने जा रहा है
वो एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जिसने अंबेडकराइट गवर्नमेंट बनने के पहले अंबेडकराइट गवर्नमेंट की पॉलिसी डिक्लेयर कर दिया, और वो पॉलिसी ऑफ अंबेडकरिज्म इज डॉक्टर अंबेडकर प्लान के अंदर। तो इसलिए साथियों 4 एक्शन करनी पड़ेगी। क्या 4 एक्शन? फिर रिपीट कर रहा हूं। पहला एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, लॉ एंड पॉलिसी। दूसरा एक्शन धम्म दीक्षा। तीसरा एक्शन जन आंदोलन। चौथा एक्शन अंबेडकराइट पॉलिटिक्स। अगर ये 4 एक्शन हम करते हैं तो ये 5 लक्ष्यों को जो है हम इस देश में प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि 2017 तक अंबेडकरिज्म के आधार पर बहुजन समाज का मूवमेंट ये देश का सबसे बड़ा मूवमेंट होगा, और 2017 से आगे अंबेडकरिज्म इस देश में सक्सेस होगा। ये बात मैं आपको दावे से कहता हूं। और 2036 तक संपूर्ण 5 लक्ष्य जो है वो अंबेडकरिज्म के प्राप्त होंगे। ये मूवमेंट को कंप्लीट अंबेडकरिज्म के आधार पे हमें सक्सेस करना है। इसके लिए बड़े मात्रा में ऑर्गेनाइजर्स कैडर्स को तैयार करना होगा। 10,000 ऑर्गेनाइजर देश में और 5 लाख कैडर्स को हम तैयार करेंगे। उसके लिए वर्ल्ड सेंटर ऑफ अंबेडकरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर जागतिक लेवल का जो है हम निर्माण कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने ज़मीन खरीद लिया है। उस सेंटर का निर्माण की प्रक्रिया बहुत जल्द जो है मुझे लगता है कि आने वाले साल भर के अंदर में स्टार्ट हो सकती है। अगर सब आप लोगों ने मदद की तो बहुत जल्द हो सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि 5 लाख कैडर्स और 10,000 ऑर्गेनाइजर इस देश में बनाने होंगे। और एक 24 विंग्स का हमने डिज़ाइन किया एम्बस में, उसके माध्यम से इस काम को हम पूरा करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ कि 21वीं सदी में अंबेडकरिज्म जो है वो सक्सेसफुल होगा। 21वीं सदी ये अंबेडकरिज्म की सदी होगी, क्योंकि आज दुनिया का फिलासफर मार्क्स नहीं, दुनिया का फिलासफर वोल्टायर और राउसो नहीं, दुनिया के फिलासफर जेफरसन और मिल नहीं, दुनिया के फिलासफर नैगल और रॉल्स नहीं। आज दुनिया के फिलासफर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। और इसलिए 21वीं सदी ये अंबेडकरिज्म की सदी होगी। मार्क्सिज्म फेल हो गया है, कैपिटलिज्म फेल हुआ है, डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है। इसलिए अगर नई दुनिया बनाना है तो वो केवल अंबेडकरिज्म से ही हो सकता है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये बात को हम देश में सक्सेस करेंगे और दुनिया में उसके बाद इसका उदय होगा। जाते जाते इतना कहना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों को अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाना है वो अंबेडकरिज्म को सक्सेस करने के लिए आए, और जिन लोगों को अंधेरे हिस्ट्री में जाना है वो गांधी, गोलवलकर और जिसके पास जाना है वो जाए। जिन